अध्याय 601 सिर्फ आंटी जियाओशी के लिए। अध्याय 601 सिर्फ आंटी जियाओशी के लिए। छोड़ो, जब से भाभी आई हैं तब से उसका खेलने का मन ही नहीं करता। जिस समय लू जिंगली चुपचाप उस पर तीखे हमले कर रहा था, लू टिंगजियाओ ने अपने भाई पर दबाव डालना जारी रखा। लिटिल ट्रेजर अपने चित्र पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसे अपने आसपास हो रही सभी घटनाओं की कोई परवाह नहीं थी। अपने भाई की ठंडी निगाहों का सामना करते हुए लू जिंगली के रोंगटे खड़े हो गए और उसका पूरा शरीर कांप उठा। धिक्कार है, वह नहीं कर सका, वह अब और नहीं रुक सकता था। भाभी ने वास्तव में कुछ नहीं किया, उसने बस शी शिकिंग को थोड़ा चिढ़ाने के लिए उसे गिरा दिया। फिर शी शिकिंग स्पष्ट रूप से खुद को नियंत्रित नहीं कर सका, वह तुरंत बहुत शर्मा गया। भाभी ने ये कहकर उसे भड़काने का अवसर पा लिया कि उसके विचार पर्याप्त शुद्ध नहीं थे, वह बौद्ध धर्म की पवित्रता को दूषित कर देगा और वह भिक्षु बनने के योग्य नहीं था। लू जिंगली ने ईमानदारी से सब कुछ उगल दिया। यदि शैतान लू वास्तव में जादू टोना जानता होता तो इन कारों की खिड़कियों के शीशे तब तक टूट चुके होते और 100 मीटर के दायरे में पूरी भूमि तबाह हो चुकी होती। लू जिंगली इतना डर गया कि उसकी धड़कनें रुकने को हो गईं। उसने चुपचाप तूफान से बाहर बचे एकमात्र प्राणी लिटिल ट्रेजर को सुरक्षा के लिए गले लगा लिया। लिटिल ट्रेजर बस चित्र बनाने में लगा हुआ था और लू जिंगली की बात नहीं सुन पाया था। जब उसने महसूस किया कि उसके दूसरे चाचा ने अचानक उसे गले लगा लिया है तो उसका छोटा सा चेहरा उतर गया। फिर उसने नीचे देखा और अपने लेखन बोर्ड पर कुछ पंक्तियां लिख दी, खासकर आंटी जियाओशी के लिए। उसका मतलब था कि तुम सच में केवल आंटी जियाओशी के लिए अनन्य हो, तुम मुझे आसानी से गले नहीं लगा सकते। लू जिंगली ने अविश्वास से शब्दों की पंक्ति को देखा। ओह, सारी दुनिया मुझे क्यों दुख दे रही है। चूंकि लू टिंगजियाओ और बाकी लोग अभी भी उसका इंतजार कर रहे थे, निंगक्षी ने विनम्रता से शी परिवार के खाने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। ये जानते हुए भी कि वह खुद को मुश्किल में डाल रही होगी, उसने वादा किया कि वह अगली बार जरूर आएगी। मैं वापस आ गया हूँ, सब कुछ तय हो गया है, चलो चलें। जिस क्षण निंगक्षी ने कार का दरवाजा खोला, लू जिंगली, जिसे उसके भाई ने धमकाया था और लिटिल ट्रेजर ने तिरस्कृत किया था, तुरंत विलाप करने लगा। भाभी, वे दोनों मुझे धमका रहे हैं। हाँ, भाभी, लगता है अगर मैं तुम्हें नहीं पीटूंगी तो तुम्हें कभी याददाश्त वापस नहीं आएगी। निंगक्षी ने दुष्टता से अपनी उंगलियां चटकानी शुरू कर दी। लू जिंगली को तुरंत ही बहुत बुरा लगा और उसने खिड़की से बाहर झांकते हुए बुदबुदाया, इस निर्दयी दुनिया में मैं भी एक भिक्षु बनना चाहता हूँ और सब कुछ खत्म करना चाहता हूँ। निंगक्षी ने उसकी बात अनसुनी कर दी और मास्टर जुआन जिंग द्वारा उसके लिए बनाया गया फूल निकालकर उसकी जांच करने लगी। लू जिंगली निंगक्षी के हाथ में रखी चीज की ओर तुरंत आकर्षित हो गया। उसने आश्चर्य से कहा, बहन शी, यह क्या है? एक फूल? क्या शी शिकीब ने तुम्हें ये दिया है? क्या बकवास है, यह मास्टर जुआन जिंग का मेरे लिए संदेश है। ये तो स्पष्टतः एक फूल है। लू जिंगली ने संकेत दिया कि उसकी आंखें अंधी नहीं हैं। निंगक्षी ने फूल को बार बार घुमाया पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। गुरु तो कितने गुरु हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि इसका मतलब क्या है। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। उसने जल्दी से अपना सिर शॉटगन सीट के ऊपर उठाया और बोली, बिग बॉस, आप तो बहुत जानकार हैं, आपको इसके बारे में जरूर कुछ पता होगा, मुझे देखने में मदद कीजिए। लड़की का सिर अचानक उसके कान के पास आ गया। उसकी गर्म सांसें लू टिंगजियाओ की ठंडी आभा की ढाल में गूंज रही थीं। उसने ध्यान से देखने के लिए कागज का टुकड़ा उठाया और थोड़ी देर बाद उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। एबॉप ने तुम्हें एक शब्द क्यों दिया? निंगक्षी ने अपना सिर खुजलाया। मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया था। मैंने कहा था कि हाल ही में मैं बेचैनी महसूस कर रही हूँ और क्या वो मुझे कुछ ज्ञान या कुछ दे सकते हैं। फिर उन्होंने ये फूल बनाया और मुझे दे दिया, बिना ये बताए कि इसका क्या मतलब है। उफ, वो मेरी खूबसूरती की तारीफ तो नहीं कर रहे होंगे, है ना? उस अजीब फूल के अंदर छिपे अर्थ का अंदाजा लगाना वाकई मुश्किल था। यहाँ तक कि लू टिंगजियाओ भी तुरंत समझ नहीं पाई कि इसका क्या मतलब हो सकता है। अध्याय 602 शादी के लिए किसी को खोजें। अध्याय 602 शादी के लिए किसी को खोजें। तभी लू जिंगली ने आश्चर्य से कहा, क्या ये समझना बहुत मुश्किल है? मास्टर जुआन जिंग के विचार बहुत स्पष्ट हैं। स्पष्ट? क्या स्पष्ट है? निंगक्षी उलझन में थी। हालांकि लू जिंगली की सोच आम लोगों से अलग थी। लू जिंगली ने पलकें झपकाईं। खुद ही देख लो, तुमने जो सवाल पूछा था वह शायद अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में था और मास्टर जुआन जिंग ने जो बनाया था वह एक आड़ू का फूल था। क्या ये साफ नहीं है कि तुम्हें हाल ही में रोमांस में दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा है? निंगक्षी ने हकलाते हुए कहा, रोमांस दुर्भाग्य? लू टिंगजियाओ अवाक रह गया। लू जिंगली ने मासूमियत से देखा, क्या मैंने कुछ गलत कहा? निंगक्षी का चेहरा काला पड़ गया। तुमने जो कहा वह बिल्कुल सही है। वह चुप रही क्योंकि वह और कुछ नहीं कह सकी। उसे अब बात समझ आने लगी थी। हाल ही में उसके रोमांस में कुछ अनहोनी के संकेत मिल रहे थे। यहाँ तक कि लू टिंगजियाओ ने भी सोचा कि यह सही है। निंगक्षी अपने बाल नोचते हुए बहुत दुखी लग रही थी। उफ़, क्या ऐसा हो सकता है? तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? गुरु ने मुझे इसका कोई हल नहीं बताया। क्या मुझे वापस जाकर पूछना चाहिए? क्या तुम्हें अब भी गुरु से इस बारे में पूछने की जरूरत है? तुम मुझसे ही पूछ लो। इसका हल यही है कि किसी से शादी कर लो, फिर तुम्हारे बीच कोई रोमांस नहीं रहेगा। लू जिंगली ने अपने भाई के शांत भाव को देखते हुए ये बात सहजता से कही। उसने अर्थपूर्ण ढंग से आगे कहा, ये तो उस प्रसिद्ध कहावत जैसा है जिसमें सैकड़ों फूल खिलने के बाद उन्हें मार डालने की बात कही गई है। निंगक्षी बहुत बुरी लग रही थी। शादी? इसका मतलब तो यह नहीं कि कोई हल नहीं है।
उफ, लू जिंगली, मैं तो तुम्हारी बकवास पर यकीन कर बैठी। किसने कहा कि यह रोमांस का दुर्भाग्य है? ये स्पष्टतः आड़ू का फूल है। अगर यह रोमांस में विपत्ति की ओर संकेत नहीं कर रहा है तो और क्या हो सकता है? निंगशी ने उसे नाराजगी भरी नजरों से देखा। क्या ये रोमांस में किस्मत की बात नहीं है? लू जिंगली हंसी और बुदबुदाई, अगर इसका मतलब ये है कि तुम्हें रोमांस में किस्मत मिल गई है तो यह मेरे भाई का दुर्भाग्य होगा। वास्तव में ये जीवन और मृत्यु जैसा दुर्भाग्य है। उसी समय निंगशी का फोन बज उठा, जिससे पता चला कि उसके पास कोई नया संदेश आया है। निंगशी अभी भी सोच रही थी कि फूल का क्या मतलब है। उसने ध्यान भटकते हुए अपने फोन को देखा और एक नजर डालने के बाद उसका फोन लगभग गिर गया। ओह जियाओ शी, क्या हुआ? किस बात ने तुम्हें इतना डरा दिया? लू जिंगली ने कमजोरी से पूछा। निंगशी का चेहरा पीला पड़ गया था, मानो उसने अभी अभी कोई भूत देखा हो। लू टिंगजियाओ ने भी भौहें सिकोड़ी और दूसरी ओर देखा। निंगशी ने अपना सिर पकड़ लिया। संदेश सुनकर उसका सिर हल्का हो गया। वह लू जिंगली से अपना सिर टकराना चाहती थी। ये तो विनाश का अग्रदूत है। मुझे डर है कि अब मुझे रोमांस में सचमुच किसी दुर्भाग्य का सामना करना पड़ रहा है। थोड़ी देर बाद निंगशी ने गहरी सांस ली। उसने लू टिंगजियाओ की ओर मुड़कर कहा, बिग बॉस, मुझे एक आपात स्थिति से निपटना है। मैं शायद आज रात घर नहीं जा पाऊंगी। क्या आप आज रात लिटिल ट्रेजर का ध्यान रख सकते हैं? तुम कब वापस आओगे? लू टिंगजियाओ ने पूछा। निंगशी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। मुझे यकीन नहीं है। अगर मैं जल्दी आ पाऊंगी तो कल सुबह, अगर मुझे देर हो गई तो शायद परसों भी। खैर, काम खत्म होते ही मैं तुरंत फोन करके तुम्हें बता दूंगी। फिर उसने लिटिल ट्रेजर को अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। बेबी, आंटी को कुछ काम है और मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। अच्छा रहना और अपने पापा की बात मानना, ठीक है? लू टिंगजियाओ ने लड़की की तरफ रक्षात्मक नजरों से देखा। मैं तुम्हें भेज दूंगा। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। निंगशी जाहिर तौर पर और कुछ नहीं कहना चाहती थी, इसलिए वो घबराई हुई कार से बाहर निकल गई। लू टिंगजियाओ ने निंगशी की छवि को जाते हुए देखा। उसकी निगाहें भारी होती गईं। वन ताओ हुआ, शाब्दिक रूप से आड़ू के फूल, आमतौर पर रोमांस के साथ भाग्य को इंगित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अध्याय 603, पहला वरिष्ठ भाई और वह सब। अध्याय 603, पहला वरिष्ठ भाई और वह सब। उस मैसेज में क्या लिखा था? मैंने भाभी को इतना डरा हुआ कभी नहीं देखा। क्या ये कोई खतरनाक बात हो सकती है? लू जिंगली ने आह भरी। बुरा हुआ, मैंने अभी चुपके से झांक कर नहीं देखा। जब उसने ऐसा कहा तो बगल में बैठे छोटे बन ने तुरंत अपने कान खड़े कर लिए और बोर्ड पर लिख दिया, खतरा। लू जिंगली ने जल्दी से कुछ सोचा और छोटे बन से पूछा, छोटे खजाने, क्या तुमने देखा कि आंटी जियाओशी का संदेश क्या था? अगर तुम्हें पता है तो तुम्हें अपने पिता और दूसरे चाचा को बताना चाहिए, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे चिंता है कि तुम्हारी आंटी जियाओशी वास्तव में खतरे में हो सकती हैं। लिटिल ट्रेजर ने अनिश्चितता से लू टिंगजियाओ को देखा। लू टिंगजियाओ ने सिर हिलाया। इस बार लू जिंगली ने कोई बकवास नहीं की थी। निंगशी घबराकर वहां से चली गई। जब लिटिल ट्रेजर को पता चला कि आंटी शियाओशी खतरे में हो सकती हैं, तो उसने तुरंत नीचे देखा और लिखना शुरू कर दिया। लू टिंगजियाओ और लू जिंगली ने घबराकर देखा। लिटिल ट्रेजर ने बहुत जल्दी संदेश की पूरी सामग्री लिख दी। आज रात छत पर मिलें। प्रथम वरिष्ठ भाई। वाह, पहले बड़े भाई और वो सब, और छत पर मिलने की योजना भी। हे भगवान, ये तो रोमांस में कोई अनहोनी नहीं हो सकती, है ना? ये सही नहीं है। अगर ऐसा होता तो निंगशी जा ही नहीं सकती थी। वो इतनी जल्दी क्यों आए? लू जिंगली को लगा कि कुछ गड़बड़ है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या। जैसे ही वह शक में बुदबुदा रहा था, उसने ऊपर देखा तो रियरव्यू मिरर में उसके भाई का चेहरा दिखाई दिया। वह डर के चरम पर था। यह उस समय से 1000 गुना ज्यादा डरावना था जब उसने निंगशी को शी शेकिंग पर प्रलोभन का इस्तेमाल करते सुना था। वह अपनी भावनाओं को दबा रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे फूट पड़ने वाली हैं। भाई, क्या बात है? कुछ गड़बड़ है क्या? लू टिंगजियाओ के हाव भाव देखकर लू जिंगली को थोड़ा दोषी महसूस हुआ। लू टिंगजियाओ ने कुछ नहीं कहा और फोन कर दिया। जब लू जिंगली ने उस व्यक्ति का नाम देखा जिसे वह बुला रहा था, तो वह चौंक गया। वाह, उसके भाई ने जिन यीवेई से संपर्क क्यों किया? क्या निंगशी सचमुच खतरे में थी? ऐसा लगता है कि केवल एक ही संभावना थी। पहला वरिष्ठ भाई एक खतरनाक व्यक्ति था। क्या इसका संबंध उस व्यक्ति से हो सकता है जिसकी वे हाल ही में जांच कर रहे थे? उसके बाद लू टिंगजियाओ ने दूसरा फोन किया और बहुत जल्दी बटलर दौड़कर आया और लिटिल ट्रेजर को ले गया। जैसे ही लिटिल ट्रेजर को ले जाया गया, लू टिंगजियाओ ने तुरंत एक्सीलेटर दबा दिया और कार तीर की तरह उड़ गई। लू जिंगली, जो पीछे बैठी थी, लगभग उल्टी कर बैठी। अरे भाई, तुम्हारा सगा भाई अभी भी गाड़ी में है। उसी समय निंगशी रीगल रिवरिया की ओर वापस लौटी। जब वह पहुंची तो वह घर के पास से गुजरी भी नहीं, सीधे लिफ्ट से सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच गई। फिर वह सीढ़ियां चढ़ी, दरवाजा खोला और छत पर चली गई। तांगी के संदेश में केवल आज रात का समय अस्पष्ट था, इसलिए उसे भी ठीक से पता नहीं था कि वह कौन सा समय था। सुरक्षा की दृष्टि से निंगशी जल्दी से वहां पहुंच गई। फिर वह अपने विचारों में डूबी जमीन पर अकेली बैठ गई। चिंता बढ़ने लगी। पहला बड़ा भाई वास्तव में उसे ढूंढने आया था। वह वरिष्ठ व्यक्ति जो हमेशा संगठन के साथ शहर में ही रहता था और कभी कभार ही बाहर जाता था, वास्तव में चीन में व्यक्तिगत रूप से उसकी तलाश में आया था। ये बात ही निंगशी को डराने के लिए काफी थी। प्रथम वरिष्ठ भाई आखिरी बार चीन क्यों आए थे? सही कहा, यह एक एस लेवल मिशन को अंजाम देने के लिए था। तो फिर इस बार क्या हुआ? वह यहाँ बहुत दूर से आया है।
किस लिए? निंग शी शाम से लेकर चांद निकलने तक इंतजार करती रही। छत पर शांति थी, कोई हलचल नहीं सुनाई दे रही थी। निंग शी को शक होने ही वाला था कि ये कोई शरारत है। अगर ये मैसेज दूसरे बड़े भाई का था तो ये शरारत हो सकती थी, लेकिन ये तो पहले बड़े भाई का था, तो उसे बेवकूफ बनाने का कोई सवाल ही नहीं था। वह सचमुच आने वाला था, इसलिए वह इंतजार करती रही। अध्याय 604 कभी उसे लड़की नहीं समझा। अध्याय 604 कभी उसे लड़की नहीं समझा। उसी समय निंग शी की इमारत के नीचे एक कोने से स्पष्ट दृश्य दिखाई दे रहा था। एक काले रंग की मेबैक कार कुछ ही दूरी पर चुपचाप खड़ी थी और सशस्त्र बलों की एक छोटी टीम किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार खड़ी थी। जैसे जैसे रात होती गई, हवा जम गई, सभी के दिल तनावग्रस्त हो गए। अंधेरे कोने में अचानक चेंग फेंग का फोन बज उठा। वह एक जरूरी काम में व्यस्त था और फोन उठाना नहीं चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि फोन कौन कर रहा है, उसने फोन उठा लिया। हेलो, क्या हुआ भाई फेंग? मैंने सुना है कि तुम एक मिशन पर हो। तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? शी जियाओ ने पूछा। शियोंग जी की आवाज में कहा गया। और मैं जाहिर है वे दोनों उस समय एक साथ थे। चेंग फेंग ने अपनी भौहों के बीच की जगह को चुटकी से दबाया। इस बार का मिशन मिस निंग से जुड़ा है। क्या तुम दोनों सच में इसमें शामिल होना चाहती हो? फोन के दूसरी तरफ से खामोशी थी। तब शी शियाओ और जियोंग जी ने एक साथ उत्तर दिया, हाँ। चेंग फेंग ने सुखद आश्चर्य से अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। यह अच्छी बात है कि तुम दोनों समझ गए हो। हालांकि पिछली बार तुम्हारे प्रदर्शन को देखते हुए बॉस तुम दोनों को फिर कभी ऐसे मिशन में शामिल नहीं होने देंगे। तो फिर हम क्या करें? शी शियाओ की संकुचित आवाज ने सवाल किया। अरे वाह, लेडी बॉस की सुरक्षा। क्या इससे ज्यादा जरूरी कोई मिशन था? उन्हें इस बात से बहुत दुख हुआ कि उन्हें बाहर रखा जा रहा था। ठंडे तहखाने में फेंक दिए जाने से क्या फर्क पड़ता? चेंग फेंग ने आह भरी। वह जानता था कि एक दिन उसे इसका पछतावा जरूर होगा। भाई फेंग, बॉस से भीख मांगने में हमारी मदद करो, जियोंग जी ने विनती की। चेंग फेंग ने बेबसी से देखा और थोड़ा सा हिल गया। मेरे पास ऐसी क्षमताएं तो नहीं है, लेकिन मैं तुम लोगों को एक संभावित समाधान बता सकता हूँ। अगर तुम किसी से भीख मांगना चाहते हो तो तुम्हें मिस निंग से मदद मांगनी चाहिए। शी जियाओ हिचकिचाया। क्या ये काम करेगा? वो हमारी मदद नहीं करेगी। जियांग जी इतनी बुरी नहीं है, लेकिन पिछली बार उसने महिला बॉस को बुरी तरह से नाराज कर दिया था। मिस निंग वाकई बहुत दयालु हैं, उनका दिल बहुत कोमल है। अगर तुम दोनों उनसे अच्छे से बात करो तो वो मान जाएंगी। मुझे अभी यहाँ कुछ काम है, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता। चलो इसे यहीं छोड़ देते हैं। चेंग फेंग को डर था कि कहीं उनका ध्यान भटक न जाए और आज रात का मिशन प्रभावित न हो जाए, इसलिए उसने जल्दी से फोन काट दिया। वह शी शियाओ और जियोंग जेड के पदचिन्हों पर चलना नहीं चाहता था। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज रात ऐसा कौन सा बड़ा मामला होने वाला है जिससे बिग बॉस इतने घबरा गए हैं। उस समय लू टिंगजियाओ की कार में बीच में लगी स्क्रीन पर छत पर घटी स्थिति का लाइव फुटेज दिखाया जा रहा था। चूंकि यह इंफ्रारेड निगरानी थी, इसलिए उन्हें रात में देखने की सुविधा का फायदा मिला। हल्की सी धुंधली रोशनी के अलावा वह निंग शी के तनाव भरे चेहरे को देख सकता था जब वह छत पर लेटी इंतजार कर रही थी। रात की हवा में उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर एक अभूतपूर्व गंभीरता छाई हुई थी। 2 घंटे और बीत गए और आधी रात के 12 बजने में केवल आधा घंटा ही बाकी था। संदेश में लिखा था, आज रात। तो क्या जिस व्यक्ति का वे इंतजार कर रहे थे उसे शीघ्र ही उपस्थित नहीं होना चाहिए? यदि दूसरा व्यक्ति वास्तव में आया। छत पर निंग कसी की अधीरता इतनी बढ़ गई थी कि वह गाली देना चाहती थी। हे भगवान, ये तो सच में बहुत जरूरी था। क्या वो और सटीक समय नहीं बता सकता था? क्या उसे यह नहीं पता था कि किसी लड़की को इंतजार कराना सज्जनता नहीं है? उफ, ठीक है, इन लोगों ने तो उसे कभी लड़की ही नहीं समझा। सबसे बुरी बात ये थी कि यद्यपि प्रथम वरिष्ठ भाई उससे संपर्क कर सकता था, लेकिन उसके पास समय पर उसका पीछा करने का कोई रास्ता नहीं था। फर्स्ट सीनियर के भाई से संपर्क हमेशा एक तरफा ही रहता था। उन तक कोई फोन नहीं पहुंच पाता था और भेजे गए संदेश भी उन्हें नहीं मिलते थे। अध्याय 605 छोटी जूनियर बहन, बहुत समय से नहीं देखी। अध्याय 605 छोटी जूनियर बहन, बहुत समय से नहीं देखी। समय मिनटों और सेकंडों में धीरे धीरे बीत रहा था। निंग शी ने अपनी घड़ी कितनी बार देखी ये तो भूल ही गई थी। उसने नीचे देखा और 23 घंटे 59 मिनट 53 सेकंड देखा। हे भगवान, उसने उस पर कोई हमला तो नहीं किया है ना? अगला दिन बस 7 सेकंड दूर था। अगर वह अभी भी यहाँ दौड़कर आता तो भी वह बच नहीं पाता। क्या प्रथम वरिष्ठ भाई सबसे अधिक समयनिष्ठ व्यक्ति नहीं थे? टिक टॉक 7, 6, 5, 4, 3, 2। जैसे ही सेकंड की सुई रात के 12 बजे पर पहुंचने वाली थी, उसके ऊपर से एक तेज गर्जना की आवाज आई। उसी समय उसके चारों ओर धूल का एक बवंडर उठने लगा। निंग शी की पहली प्रतिक्रिया थी, हे भगवान, ये क्या बकवास है? मैंने आज स्कर्ट पहनी है। निंग शी ने एक हाथ से अपनी स्कर्ट को नीचे पकड़ रखा था जो हवा में बेतहाशा लहरा रही थी और वह तिरछी आंखों से आसमान की ओर देख रही थी। एक हेलीकॉप्टर आसमान से उतरा और उससे 10 कदम दूर रुक गया। निंग शी अवाक रह गई। हा, ये लड़का प्रथम वरिष्ठ भाई बनने का हकदार था। वह सचमुच समय का पाबंद था। नीचे काली मेबैक में लू जिंगली की आंखें चौड़ी हो गईं। वाह, मैं सड़क पर देखती रही, लेकिन वह सचमुच आसमान से आया था। लू टिंगजियाओ ने बिना कोई बदलाव किए वायरलेस वॉकी टॉकी उठा लिया और सभी को तैयार रहने का आदेश दिया। छत पर प्रोपेलर कई चक्कर लगाने के बाद आखिरकार धीरे धीरे रुक गया।
हवा शांत हो गई और धूल जम गई। निंगशी ने अपनी स्कर्ट के किनारे खोल दिए। हेलीकॉप्टर के पीछे एक बड़ा सा लैंप था जिसकी चमक इतनी ज्यादा थी कि वह अपनी आंखें ही नहीं खोल पा रही थी। उसे बस एक धुंधली सी परछाई हेलीकॉप्टर से उतरती और फिर उसकी ओर आती दिखाई दे रही थी। यद्यपि वह केवल 10 कदम की दूरी पर था, फिर भी हर कदम उसके दिल पर एक धमाका सा लगता था जिससे वह डर से कांप उठती थी। वह प्रथम वरिष्ठ भाई के इरादों का बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगा सकी और इससे वह डर गई। वह केवल इतना जानती थी कि यदि तांग ये अकेले ही कोई कदम उठा रहा है तो यह एक अत्यंत गंभीर और पेचीदा मामला होगा। निंगशी की निगाहें तेज हो गईं क्योंकि वह किसी भी संभावित घटना के लिए तैयार रहने की पूरी कोशिश कर रही थी, यहाँ तक कि सबसे बुरे की भी आशंका कर रही थी। अंततः वह आदमी उससे केवल 5 कदम की दूरी पर था। अब वह इतना पास आ गया था कि निंगशी आखिरकार उसका चेहरा साफ देख पा रही थी। उसने अपना खास सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा पहना हुआ था और वह शालीन और सभ्य लग रहा था। हालांकि जैसे कोई उसके दिखावे से धोखा खा सकता है, ये सोचकर कि वह एक कमजोर विद्वान है, उसे उसकी सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उस चश्मे को देखकर ही निंगशी इतनी डर गई कि उसकी पिंडलियां और पेट कांपने लगे। इस बार तो ये खत्म हो गया होगा। पहला वरिष्ठ भाई उसे पृथ्वी के चेहरे से मिटाने के लिए यहाँ नहीं था, है ना? पिछले 1 साल से वह फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त थी, इसलिए उन्हें अपने हुनर का अभ्यास करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला। पिछली बार वह तीसरी बड़ी बहन के सिर्फ 100 मूव्स ही कर पाई थी। फिर भी यह सही नहीं था। इन सबके बीच उसकी कुशलता पहले से ही सबसे खराब थी। अगर वह अभ्यास भी करती तो भी वह पहले बड़े भाई की एक उंगली के बराबर भी नहीं हो पाती। उसकी और उसकी युद्ध क्षमताएं बहुत भिन्न थीं। 5 कदम, 4 कदम, 3 कदम। निंगशी तो पहले से ही सोच रही थी कि या तो तुरंत भाग जाए या फिर घुटनों के बल बैठकर भीख मांगे। इस तरह उसके बचने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती। आखिरकार जैसे ही वह हिचकिचा रही थी, तांग ये उसके सामने आ खड़ी हुई। उसके पास भागने का मौका तो गया ही था, अब उसके पास सिर्फ घुटनों के बल बैठकर भीख मांगने का ही विकल्प बचा था। उसके सामने तांग ये के चश्मे पर रोशनी नाच रही थी। छोटी जूनियर बहन, बहुत समय हो गया मिलते हुए। अध्याय 606 एस क्लास मिशन। अध्याय 606 एस क्लास मिशन। जेड कंटेनर पर मोतियों के गिरने से एक स्पष्ट सुखदायक ध्वनि उत्पन्न हुई, लेकिन निंगशी को तो ऐसा लग रहा था जैसे वे सीधे नरक से आए आवाजें हों। निंगशी ने गहरी सांस ली और उसका सामना किया। वह खुद को शांत नहीं रख पा रही थी, इसलिए उसने शांत रहने की कोशिश की। वाकई बहुत समय हो गया है। बड़े भाई, आप यहाँ क्यों हैं? किसी कारण से निंगशी का प्रश्न सुनकर तांग ये का चेहरा काला पड़ गया। निंगशी को अपनी भविष्यवाणी पर और भी अधिक विश्वास हो गया जब उसने तांग ये के चेहरे पर परिवर्तन देखा। थोड़ी देर की खामोशी के बाद तांग ये ने धीरे से कहा, एस क्लास मिशन। निंगशी का चेहरा पीला पड़ गया। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, वह शायद उस दिन से आगे नहीं जी पाएगी। अगर ये 1 साल पहले होता तो कोई बात नहीं होती। अगर वो लड़कियों के झुंड से घिरी होती और अगले ही पल उसे मरना पड़ता तो भी उसे कोई अफसोस नहीं होता। लेकिन अब उसके पास उसके सपने, उसका करियर, उसके दोस्त लिटिल ट्रेजर और लू टिंगजियाओ भी थे। मरना तो उसकी सूची में था ही नहीं। हाल फिलहाल तो बिल्कुल नहीं। खासकर जब वह घर पर इंतजार कर रहे लिटिल ट्रेजर के बारे में सोचती तो जीने की उसकी इच्छा और भी प्रबल हो जाती। पहले बड़े भाई, क्या आप सचमुच मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? मेरे ही कुल के किसी व्यक्ति के साथ? निंगशी ने उसे समझाने की कोशिश की। तांग ये की भौहें ऊपर उठ गईं। वह चुप रहा और उसने अपना हाथ उठाया। जैसे ही निंगशी उस घबराहट भरे पल से गुजर रही थी, तांग ये के इशारे पर 2 आदमी हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे। निंगशी ने भौहें चढ़ाईं। क्या हो रहा है? क्या उस दरिंदे ने उसे जरूरत से ज्यादा आंका था? क्या उसने न सिर्फ पहले बड़े भाई को बल्कि उसके जैसी किसी को खत्म करने के लिए मददगारों को भी यहाँ भेजा था? निंगशी के माथे पर पसीना आ गया। वह जानती थी कि अब उसे समझाने की कोशिश करना बेकार है, इसलिए उसने एक योजना बनानी शुरू कर दी। इतनी लंबी दूरी पर उसके असफल होने की संभावना ज्यादा थी, लेकिन फिर भी उसे कोशिश करनी ही थी। जैसे ही तांग ये ने मुड़कर उन दोनों आदमियों को देखा, निंगशी तेजी से बाहर की ओर भागी। इससे पहले कि वह अपने पैर तीसरे कदम पर बढ़ा पाती, उसे लगा जैसे कोई चीज उसके ऊपर गिरी और फिर उसकी कमर के चारों ओर कस गई। उसने नीचे देखा तो उसके गले में एक फंदा बंधा हुआ था और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसे वापस वहीं खींच लिया गया जहां वह पहले खड़ी थी। वह जमीन पर लुढ़क गई और जल्द ही उसे रस्सी से बांध दिया गया। पहले वरिष्ठ भाई लोगों को बांधने में सचमुच बेहतर होते जा रहे थे। उसी समय निचली मंजिल पर लू टिंगजियाओ ने मॉनिटर स्क्रीन पर बंधे हुए निंगशी को देखा। उसकी उंगली उत्सुकता से उसके संचार उपकरण के बटन पर मडरा रही थी और किसी भी समय आदेश जारी करने की तैयारी कर रही थी। लू जिंगली ने घबराहट में दांत पीस लिए। छत पर मौजूद यह आदमी तो बहुत बुरी खबर थी। चश्मा पहने और इतना आकर्षक दिखने के बावजूद उसके इरादे कितने क्रूर थे। निंगशी ने तांग ये की तरफ देखा जो उस रस्सी को पकड़े हुए थी जिससे वह बंधी थी। पहले बड़े भाई, क्या आप मुझे ज्यादा नहीं आंक रहे? मेरे जैसे किसी से निपटने के लिए आपको भेजना वाकई बहुत ज्यादा संसाधन बर्बाद करने जैसा है। तांग ये ने कुछ नहीं कहा और उसे डरावनी निगाहों से देखा। उसके बगल में खड़े 2 व्यक्तियों के हाथ में एक लंबा आयताकार बक्सा और एक हथेली के आकार का बक्सा था। तांग ये ने अपनी आस्तीन ऊपर उठाई और बक्से खोलकर उनमें रखी सामग्री की जांच की। अध्याय 607 मुझसे शादी करो। अध्याय 607 मुझसे शादी करो। रोशनी इतनी तेज थी कि निंगशी बक्सों में रखी चीजें देख नहीं पा रही थी। वह बस अंदाजा लगा पा रही थी कि अंदर कोई हथियार है। सामग्री की बारीकी से जांच करने के बाद
तांग ये ने छोटा बॉक्स लिया और बड़े बॉक्स से कुछ निकाला, फिर उसकी ओर चल दिया। हालांकि निंगशी युद्ध में अच्छी नहीं थी, लेकिन वह भागने में माहिर थी और जब तांग ये उसकी ओर बढ़ा तो वह पहले से ही खुद को मुक्त कर रही थी। जैसे ही वह मुक्त होने वाली थी, वह अचानक ठिठक गई। तभी उसने उन्हें देखा, न बंदूक, न चाकू, न ही किसी तरह का हथियार। ये लाल गुलाबों का सबसे बड़ा गुलदस्ता था जो उसने कभी देखा था। गुलाबों पर अभी भी ओस की बूंदें जमी हुई थीं, मानो उन्हें अभी अभी तोड़ा गया हो और एक साथ रखा गया हो, जिससे मखमली लाल फूलों का एकदम गोल गुच्छा बन गया हो। निंगशी ने पलकें झपकाईं और फिर झपकाईं। उसे लगा कि उसकी आंखें उसे धोखा दे रही हैं। क्या यह उनका नवीनतम हथियार था? गुरु ने पहले ही कहा था कि शिखर पर पहुंचने पर किसी हथियार की जरूरत नहीं होगी, चाहे वह सिर्फ एक टहनी हो, एक पत्ता हो या एक पंखुड़ी भी हो। आप उससे किसी को घायल या मार सकते हैं। सिर्फ 1 साल के अंदर ही फर्स्ट ब्रदर सीनियर इस स्तर पर पहुंच गया। कमाल है। प्रथम वरिष्ठ भाई, आपकी हत्या करने की क्षमता इतनी अच्छी कब हो गई? निंगशी ने निराशा में पूछा और प्रतिरोध करने की अपनी योजना छोड़ दी। असली ताकतवरों के सामने सब कुछ व्यर्थ था। अब तो बस मौत ही उसका इंतजार कर रही थी। तांग ये उसके करीब आने लगा। वह नीचे झुका और एक घुटने पर बैठ गया। निंगशी को अजीब सा लगा जब उसने तांग ये को हाथों में गुलाबों का गुलदस्ता लिए एक घुटने पर बैठे देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसके चेहरे पर सवालिया निशान साफ दिखाई दे रहे थे। प्रथम वरिष्ठ भाई, क्या यह आपका नया रुख है? ये तो बहुत अच्छा है। प्रथम वरिष्ठ भाई, चलो शांत होकर बात करते हैं। मुझे क्या करना होगा कि आप मेरी जान बख्श दें? गुरु, द्वितीय वरिष्ठ भाई और तृतीय वरिष्ठ बहन मेरी इतनी परवाह करते थे कि वे आपको कभी माफ नहीं करेंगे। निंगशी को पता ही नहीं था कि वह क्या बोल रही है। वह लगातार बोलती जा रही थी और यह बताने की कोशिश कर रही थी कि उसके जीवन के आखिरी कुछ मिनट क्या थे। तांग ये ने उसकी ओर देखा और फिर उसके बड़बड़ाने के बीच में ही छोटा सा डिब्बा खोल दिया। बक्से में एक बड़ी हीरे की अंगूठी थी जो तेज रोशनी के प्रतिबिंब से अपनी पूरी चमक के साथ चमक रही थी। निंगशी ने तेज रोशनी से बचने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपनी धड़कनें और तेज महसूस की और पूछा, वाह, क्या ये कोई नया हथियार है? मुझसे विवाह करो। निंगशी अवाक रह गई। हवा सहित सब कुछ चलना बंद हो गया। उसने कसम खाकर कहा कि उस क्षण उसका दिल भी धड़कना बंद हो गया था, क्योंकि उसका दिमाग खाली हो गया था। लेकिन वह अकेली नहीं थी। लू टिंगजियाओ ने पहले ही बटन दबा दिया था। तभी उसने देखा कि वह आदमी उसके सामने घुटने टेक रहा है और उसने स्पष्ट रूप से होठों से पढ़ा कि आदमी ने क्या कहा था, मुझसे शादी करो। लू टिंगजियाओ और लू जिंगली दोनों हैरान और अवाक थे। लू जिंगली ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से मैं भाभी से मिली हूँ, मेरा ज्ञान और अनुभव हर दिन नया हो रहा है। कितना रोमांचक है। बॉस, आपका आदेश कृपया। बॉस, बॉस, संचार उपकरण से चिंतित आवाजें सुनाई दी। बॉस को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। कोई जवाब नहीं आया। अध्याय 608, मेरा चाकू कहाँ है? अध्याय 608, मेरा चाकू कहाँ है? निंगशी तांग ये की चौंकाने वाली बात सुनकर हक्की बक्की रह गई। बड़े भाई, क्या आप अपने हुनर को निखारते निखारते बहुत ऊब गए हैं? उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके साथ इस समय क्या हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानती थी कि यह सच था। पहला बड़ा भाई उसे प्रपोज कर रहा था। ये पहले बड़े भाई द्वारा उसे मारने की कोशिश से भी ज्यादा चौंकाने वाली बात थी। तांग ये ने निंगशी के आश्चर्य भरे भाव को नजरअंदाज कर दिया और गंभीर बनी रही। फिर उसने एक गुलाबी कागज निकाला और भावशून्य रोबोटिक लहजे में उसे जोर से पढ़ा, मैं तुम्हें अपना दिल और अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ, लेकिन कृपया मेरी आंखें मुझे दे दो, क्योंकि इन्हीं की बदौलत मैं तुम्हें देख पाया हूँ। मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे तुमने जीता न हो। तुमने मेरे हर अंग की जान ले ली और साथ ही उनकी मौत भी ले आए। अगर मुझे अब भी कुछ और खोना है तो ले लो, लेकिन कृपया मेरी आंखें दे दो, क्योंकि इन्हीं की बदौलत मैं तुम्हें देख पाया हूँ। निंगशी उलझन में थी। उसकी आवाज बहुत अजीब लग रही थी। कविता का लहजा जाना पहचाना लग रहा था। क्या उन्होंने इसे लिखने के लिए कंपनी के सिद्धांत और संस्कृति को अपनाया होगा? क्या पहले सीनियर भाई के साथ किसी ने मजाक किया होगा? निंगशी के दिमाग में हजारों संभावनाएं उमड़ पड़ीं। पहले बड़े भाई, क्या मैं जान सकती हूँ कि क्या ये शादी का प्रस्ताव है? हाँ। निंगशी ने भौहें चढ़ाईं और खोई हुई सी दिखी। तांग ये ने तुरंत कहा, शैतान की ओर से। निंगशी घबरा गई। वह जानती थी यह। निंगशी ने गहरी सांस ली। उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। मत बताओ, तुम्हारा तथाकथित एस रैंक मिशन। यहाँ आकर उसकी जगह मुझे प्रपोज करना है? हाँ। अरे यार, मेरा चाकू कहाँ है? मुझे चाकू ला, मैं उसे मार डालूंगा। कृपया अपना उत्तर दें। वह तो डर के मारे मर गई थी, फिर भी उसने जवाब देने पर जोर दिया। निंगशी अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसके पेट में गुस्सा फूटने लगा। पहले बड़े भाई, क्या आपको सच में प्रपोज कर रहे हैं और मुझे परेशान नहीं कर रहे? और आपको क्या लगता है कि आप किसी और को प्रपोज करने की जगह ले सकते हैं? बेतुका, कृपया अपना जवाब दें। तांग ये ने एक निर्देशित रोबोट की तरह दोहराया। मैं मना करती हूँ। निंगशी ने उसी क्षण खुद को रस्सी से ढीला कर लिया। कारण? तांग ये ने कहा। निंगशी भड़क उठी। धिक्कार है, तुमने मुझे पूरी रात इंतजार करवाया और मुझे बुरी तरह डरा दिया, फिर तुमने मुझे बांध दिया और प्रपोज किया। मैंने पहले कभी ऐसा विशेष प्रपोजल नहीं देखा। अब तुम मुझसे मेरे इनकार का कारण पूछने की हिम्मत कर रहे हो? उसने देखा कि तांग ये ने अपना व्याख्यान समाप्त करने के बाद एक पिन क्लिक किया। वह एक वॉइस रिकॉर्डिंग पिन भी लाया था। निंगशी का मुंह ऐंठ गया जब उसने जबरदस्ती रिकॉर्डिंग बटन दबाया और जोर से फोन छीन लिया।
वो दहाड़ते हुए बोली, कोई भी लड़की तुम्हें और तुम्हारे इतने कम ईक्यू को कभी पसंद नहीं करेगी। तुम हमेशा के लिए सिंगल रह सकते हो। उसके बाद उसे थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका खून जमा गया। तांग ये ने दोनों पुरुषों को फूल और हीरे की अंगूठियां सौंप दी। फिर उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और धीरे से अपने सोने के फ्रेम वाले चश्मे को उतार दिया। निंगक्षी का दिल जोर से धड़कते हुए गले में आ गया और वो डर के मारे पीछे हट गई। पहले बड़े भाई, हम बात कर सकते हैं, आपको अपना चश्मा उतारने की जरूरत नहीं है। अध्याय 609। क्या दूसरे वरिष्ठ भाई ने आपको संतुष्ट नहीं किया? अध्याय 609। क्या दूसरे वरिष्ठ भाई ने आपको संतुष्ट नहीं किया? तांग ये के सभी करीबी लोग समझ गए थे कि जैसे ही वह अपना चश्मा उतारकर युद्ध की मुद्रा में आएगा, वह एक अलग ही रूप में बदल जाएगा। वह एक बेहद खतरनाक इंसान बन जाएगा, लगभग एक पागल। यह क्या है? क्या अब आप मुझे मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं? मेरी बात सुनो, प्रथम वरिष्ठ भाई, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। निंगक्षी ने उसे समझाने की कोशिश की। तांग ये चलता फिरता हथियार सा था, लेकिन बिना चश्मे वाला तांग ये मानो म्यान में न निकली तलवार सा था। उसकी आंखें खून की प्यास से भरी थीं और यहाँ तक कि उसके बोलने का अंदाज भी अलग था। मेरी प्यारी छोटी बहन, चिंता मत करो, मैं बस तुम्हारी परीक्षा लेने जा रहा हूँ। नहीं, मैं मना करती हूँ। निंगक्षी ने तुरंत अपना सिर जोर से हिलाते हुए चिल्लाया। एक के बाद एक मुसीबतें आ रही थीं। अचानक उसे उससे लड़ने की इच्छा क्यों हुई? तांग ये ने उसकी बात अनसुनी कर दी और हमला बोल दिया। धिक्कार है, क्या तुम सच में ऐसा कर रहे हो? ये तांग ये थी, उसकी तीसरी बड़ी बहन फैंग शियाजियाओ नहीं। यदि वह उसके 10 या इतने हमलों का सामना कर पाती तो उसे अच्छा माना जाता, लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए 1 साल तक प्रशिक्षण से दूर रहने के कारण वह केवल 4 या 5 हमलों का ही सामना कर पाती। निंगक्षी ने उस पर चिल्लाते हुए अपना बचाव करने की कोशिश की। शांत हो जाओ, प्रथम वरिष्ठ भाई, शांत हो जाओ। क्या हो रहा है? तुम लड़ाई के लिए इतने उत्सुक क्यों हो? क्या दूसरे वरिष्ठ भाई ने तुम्हें संतुष्ट नहीं किया? तांग ये ने जब उसे दूसरे बड़े भाई का जिक्र करते सुना तो वह और भी ज्यादा हिंसक हो गया। वह गुर्राया और उस पर ऐसे आक्रामक रूप से टूट पड़ा मानो कोई जानवर हो जो सैकड़ों साल की कैद के बाद अभी अभी पिंजरे से आजाद हुआ हो। निंगक्षी को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। पहले बड़े भाई, क्या हो रहा है? मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। रुको, मैं नहीं कर सकती। सच में, अब और नहीं। तांग ये की पकड़ पहले से ही उसके गले को जकड़ रही थी। अगर वह उसके श्वासनली को और संकुचित करता रहा तो वह मर जाएगी। उस समय तांग ये अस्थिर था, वह लगभग पागल होने की कगार पर था और लगभग खुद को रोक पाने में असफल रहा। उसकी तीव्र इंद्रियों ने अचानक कुछ हलचल महसूस की और उसने नीचे की ओर देखा। उसने जल्दी से निंगक्षी को छोड़ दिया और अपना चश्मा वापस लगा दिया, जबकि निंगक्षी अभी भी भयभीत थी और वह उस मीठी हवा में सांस लेने के लिए हौंफ रही थी जिसकी उसे लालसा थी। निंगक्षी हौंफते हुए बोली, प्रथम वरिष्ठ भाई, क्या बात है? क्या द्वितीय वरिष्ठ भाई को कुछ हुआ है? वह गायब है, तांग ये ने रूखेपन से उत्तर दिया। जब उसने अपना चश्मा वापस पहन लिया तो उसकी आंखों की उन्मादी आग बुझ गई और उसका गंभीर पोकर चेहरा वापस आ गया, लेकिन जब उसने निंगक्षी को जवाब दिया तो एक स्पष्ट अवसादग्रस्तता का माहौल था। क्या गायब? निंगक्षी हैरान थी। दूसरा बड़ा भाई प्रतिभाशाली था और हर चीज बहुत जल्दी सीख लेता था। दूसरी ओर पहला बड़ा भाई बिल्कुल इसके विपरीत था। वह कुछ कौशल में निपुणता हासिल करने के लिए अंतहीन प्रशिक्षण लेता था। केवल दूसरा बड़ा भाई ही पहले बड़े भाई की बराबरी कर सकता था। युद्ध योद्धा प्रथम वरिष्ठ भाई हमेशा उसे ही द्वंद्व युद्ध का अभ्यास करने के लिए चुनते थे। दूसरे वरिष्ठ भाई के रवैये और बिना ज्यादा मेहनत किए इतनी अच्छी तरह सीखने के कारण तांग ये हमेशा उनसे बार बार लड़ने का चुनाव करती थी। यदि उनके रिश्ते को वर्णित करने का कोई तरीका हो तो वह ये होगा कि वे प्यार के कारण एक दूसरे को मार डालना चाहते थे। स्वाभाविक रूप से यदि दूसरा वरिष्ठ भाई आसपास नहीं होता तो जूनियरों को पहले वरिष्ठ भाई का अभ्यास साथी बनने के लिए चुना जाता, जैसा कि आज ही घटित हुआ। अध्याय 610 जंगली। अध्याय 610 जंगली। वह अचानक कैसे गायब हो गया? निंगक्षी ने भौहें चढ़ाईं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि प्रथम वरिष्ठ भाई लड़ाई के लिए इतना उत्सुक था, जबकि उसमें स्पष्ट रूप से प्रशिक्षण की कमी थी और उसे हराना कोई चुनौती नहीं थी। लेकिन दूसरे बड़े भाई को जानते हुए क्या ये सामान्य बात नहीं थी कि वह कुछ दिनों के लिए गायब हो जाए? उसका कुछ हफ्तों तक न दिखाई देना कोई असामान्य बात नहीं है, निंगक्षी ने तांग ये से कहा। संगठन में वह दूसरे बड़े भाई की सबसे करीबी थी। वह हमेशा उसे रोमांचक खेलों जैसे अजीबोगरीब कामों में शामिल करता था। उसका जंगली व्यवहार न करना अजीब होगा। उस समय उसे लगा कि उसके स्वामी सचमुच बहुत बुद्धिमान हैं। जब उन्होंने दूसरे बड़े भाई को गोद लिया था तो उन्होंने उसका नाम तांग लांग वन रखा था, जो सचमुच उचित था। आधा साल, तांग ये ने उसे उत्तर दिया। क्या आधा साल? इतना लंबा? निंगक्षी चौंकी। ये तो थोड़ा ज्यादा लग रहा है। क्या पिछले कुछ महीनों में उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली? नहीं। तांग ये निंगक्षी से पूछने ही वाला था कि क्या वह तांग लैंग से संपर्क कर रही है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया से उसे पता चल गया कि उसने ऐसा नहीं किया है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे कुछ हो गया है? निंगक्षी चिंतित होकर बुदबुदाई। तांग लैंग एक घमंडी इंसान था और उसे हर जगह उत्पात मचाना पसंद था। उसके दुश्मनों की कोई कमी नहीं थी और अगर वो घर से कूड़ा फेंकने भी निकलता तो शायद किसी से टकरा ही जाता। फुटपाथ पर कोई अनजान कुत्ता भी शायद पहले उसका शिकार बन चुका होता। उसे बाहर ही मरना बेहतर होगा, तांग ये ने ठंडे स्वर में कहा।
निंगशी ने तांग ये की तरफ देखा, उसे एक पल के लिए भी उसके क्रूर चेहरे पर यकीन नहीं हुआ। तुम्हें ही उसकी सबसे ज्यादा याद आएगी। कुछ समय पहले भूतल पर एक काली कार में लू टिंगजियाओ का चेहरा अपरिवर्तित रहा, सभी भावनाएं उसके भीतर बंद हो गईं। क्या तुम ठीक हो? लू जिंगली ने उत्सुकता से पूछा। उसने गंभीरता से सोचा कि किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढे जो उसके भाई को इन रोमांटिक प्रतिद्वंद्वियों से बचाने में मदद कर सके। लू टिंगजियाओ चमकदार स्क्रीन को देख रहा था और उसने निर्देश दिया, जिंगली कृपया बाहर खड़ी रहो। क्यों? मैं नहीं चाहती तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। लू जिंगली ने भौहें चढ़ाते हुए बच्चों की तरह चिड़चिड़ा व्यवहार किया। लू टिंगजियाओ ने अपने भाई की ओर तेजी से देखा। अच्छा बनो। लू जिंगली अपने भाई के सीधे शब्दों से डर गया और कार से उतर गया, लेकिन जैसे ही वह कार से बाहर निकला उसने बेचैनी से अपने भाई की ओर देखा। लू जिंगली के जाने के बाद लू टिंगजियाओ ने फोन किया। एक सुस्त आवाज ने धीरे से कहा, हेलो। अभी करो। कुछ देर तक कोई शब्द नहीं बोला गया, फिर एक कराह सुनाई दी, बॉस अगर मैं पहले तय किए गए समय का पालन करूं तो पहले से ही बहुत जल्दी है और आप चाहते हैं कि मैं ये अभी करूं, यह मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आप मुझे हाल ही में प्रताड़ित कर रहे हैं। तांग ये वहाँ नहीं है, लू टिंगजियाओ ने कहा। एक बार फिर कुछ देर की खामोशी छा गई, उसके बाद उसने आत्मविश्वास भरे स्वर में जवाब दिया, तांग ये का जाना असंभव है। लू टिंगजियाओ ने वीडियो कॉल चालू किया और दूसरे व्यक्ति को स्क्रीन दिखाई। स्क्रीन पर तांग ये निंगशी के सामने एक घुटने पर बैठा था और उसके हाथ में गुलाब का गुलदस्ता था। वन लंग लैंग इसका शाब्दिक अर्थ है लहर। ये जंगलीपन को भी इंगित करता है जो उन लोगों का वर्णन करता है जो स्वतंत्र रूप से यात्रा करते थे। अध्याय 611 फिलाडेल्फिया में हमारे पुराने बैठक स्थल पर आपसे मिलेंगे। अध्याय 611 फिलाडेल्फिया में हमारे पुराने बैठक स्थल पर आपसे मिलेंगे। स्क्रीन देखकर वह आदमी दंग रह गया। क्या बकवास है? तांग ये को क्या हो गया है? क्या वो पागल हो गया है? धिक्कार है उस पर, वो मेरी पीठ पीछे लड़कियों से फ्लर्ट कर रहा है। मेरे हिसाब से उसे वापस आने में तुम्हारे पास 6 घंटे हैं। लू टिंगजियाओ ने उसे याद दिलाया और वीडियो बंद करने ही वाला था कि उस आदमी ने उसे तुरंत रोक दिया। रुको, ये लड़की जानी पहचानी लग रही है। ये मेरी छोटी बहन जैसी क्यों लग रही है? ये तो बिल्कुल वैसी ही लग रही है। छोटी बहन लड़कियों के कपड़ों में। बॉस प्लीज मुझे ज्यादा स्पष्टता के लिए हाई डेफिनेशन वाला वर्जन दो। अचानक लू टिंगजियाओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के कॉल समाप्त कर दी। लू टिंगजियाओ स्क्रीन को घूरता रहा। तस्वीर दूर से ली गई थी, इसलिए कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बातचीत किस बारे में थी, लेकिन निंगशी के हाव भाव से लग रहा था कि उसने उसे अस्वीकार कर दिया है। वे दोनों अचानक एक दूसरे से लड़ने लगे और फिर बहस पर उतर आए। अंत में तांग ये ने निंगशी से कहा, अगर वह तुमसे संपर्क करे तो मुझे तुरंत बताना। ये वास्तव में उनके बीच सच्चा प्यार था। ठीक है। निंगशी ने सिर हिलाया, फिर पूछा, लेकिन मैं आपसे कैसे संपर्क करूं? मैं आपके नंबर पर कॉल या मैसेज नहीं कर सकती। मैं तुम्हें इसकी अनुमति दे दूंगा, लेकिन प्रतिदिन केवल एक संदेश। निंगशी अवाक रह गई। इस आदमी से संपर्क करना सम्राट से भी ज्यादा मुश्किल था। तांग ये ने अपना हाथ उठाया और उसके पीछे हेलीकॉप्टर चलने लगा। निंगशी ने अपनी स्कर्ट नीचे पकड़ रखी थी, जबकि उसके चारों ओर हवा बह रही थी। तांग ये वहीं खड़ा रहा और उसे ऐसे घूरता रहा जैसे वह किसी विदेशी प्राणी का निरीक्षण कर रहा हो। निंगशी उलझन में थी। पहले वरिष्ठ भाई, क्या हुआ? छोटी जूनियर बहन, क्या तुम सचमुच एक औरत हो? तांग ये ने उसे दुनिया के किसी अजूबे की तरह देखा। निंगशी का चेहरा जले हुए बर्तन के तले की तरह काला पड़ गया और उसके दांतों के बीच से चीख निकली। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा वाक्य समझ में नहीं आ रहा है? तुम्हारी छोटी बहन एक पुरुष कैसे हो सकती है? उसके सामने खड़ी लड़की ने गुलाबी रंग की पोशाक पहन रखी थी। उसके रेशमी लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। वह अत्यंत स्त्रियोचित और आश्चर्यजनक रूप से आकर्षक लग रही थी। यदि उसने पहले कभी उसकी तस्वीर महिला पोशाक में नहीं देखी होती तो वह उसे पहचान नहीं पाता, क्योंकि तांगशी ने अंततः घोषणा की, मैं जा रही हूँ। हालांकि दूर जाने से पहले वह पलटा और बोला, क्या तुम इसके बारे में नहीं सोच सकते? उन्होंने महसूस किया कि उन्हें और अधिक काम करना चाहिए, क्योंकि यह एक एस श्रेणी का मिशन था। निंगशी सोच रही थी कि वो क्या कहने वाला है, और उसे उसकी इस कोशिश की उम्मीद नहीं थी। नहीं शुक्रिया, मैं और जिंदा रहना चाहती हूँ। तांग ये ने उसकी बात से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। निंगशी को तांग ये को जाते देख राहत मिली, लेकिन तांग ये ने आगे कहा, शैतान ने मुझे तुमसे कुछ कहने के लिए कहा था। निंगशी ने ठंडे स्वर में भौहें उठाईं। क्या? मैं 1 महीने बाद फिलाडेल्फिया में हमारी पुरानी मुलाकात की जगह पर तुमसे मिलूंगी। तांग ये ने निंगशी के जवाब का इंतजार किए बिना ही हेलीकॉप्टर में सवार हो गई। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे ऊपर उठा और हवा तेज हो गई। निंगशी उदास होकर उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को देख रही थी। धिक्कार है, उसने सोचा था कि वो इससे बच जाएगी। इसमें और भी कुछ था। वह कब तक इससे पीड़ित रहेगी? अध्याय 612 मेरा भाई उत्पात मचाने लगा। अध्याय 612 मेरा भाई उत्पात मचाने लगा। तांग ये के जाने के बाद निंगशी ने पूरे 1 महीने तक ऐसा दबाव महसूस किया जैसे कि उसे डॉक्टर ने कैंसर का निदान किया हो और वह उस दिन की उल्टी गिनती कर रही हो जब तक कि मौत उसके पास नहीं आ जाती। तांग ये से मिलना और उस व्यक्ति से सीधे मिलना, दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें थीं। इस सफर में कई अप्रत्याशित घटनाएं घटीं और उसे जाना ही था। निंगशी लिटिल ट्रेजर को अलग अलग जगहों पर ले जाकर और मौज मस्ती करके दिन बिताती थी। उसने स्पिरिट स्टूडियो और द वर्ल्ड के प्रचार में पूरी मेहनत लगा दी।
उसने अपने दादाजी के साथ भी कुछ समय बिताना सुनिश्चित किया। द वर्ल्ड की पोस्ट प्रोसेसिंग पूरी हो चुकी थी और अब उन्हें फिल्म के प्रचार के लिए अलग अलग शहरों में जाना था। अनुभवी हर कोई जानता होगा कि प्रचार करना अभिनय से कहीं ज्यादा थका देने वाला होता है। निंग जुएलुओ और झाओ सिजो दोनों ही व्यस्त थे और वे प्रचार के लिए कुछ ही प्रमुख शहरों में गए थे, लेकिन निंगशी को क्रू के साथ साथ हर जगह जाना पड़ा। प्रचार के बीच उसने अपना कुछ कीमती समय गोंग शांगजे के साथ आगामी गोल्डन अवार्ड प्रतियोगिता के बारे में चर्चा करने में बिताया। वह अभी तक अपने नए अभिनय कार्य के लिए खुद को तैयार करने के लिए उत्सुक नहीं थी, क्योंकि उसे डर था कि वह वापस नहीं आ पाएगी। वह चाहती थी कि उसके पास अधिक समय हो, यहाँ तक कि वह अपनी नींद को भी प्रतिदिन 4 से 5 घंटे तक सीमित कर सके। इस छोटे से 1 महीने में उसे बहुत कुछ करना था। जब निंगशी ने अपना एक रोड शो समाप्त किया तो उसे लू जिंगली का फोन आया। जियो शी, मैं आप तक क्यों नहीं पहुँच सका? लू जिंगली ने तत्काल पूछा। मैं अभी विमान में थी। क्या हुआ? तुम्हारे पास 10 सेकंड हैं। निंगशी ने ठंडे स्वर में कहा। जियाओ शी, क्या तुम मेरे भाई के वश में हो? तुम उसकी तरह क्यों बात कर रही हो? लू जिंगली ने पूछा। आपके पास 7 सेकंड और हैं। लू जिंगली अवाक थी। 5 सेकंड और। कृपया मेरी मदद करो भाई शी। मुझे पता है कि तुम हाल ही में बहुत व्यस्त रहे हो, लेकिन अगर जरूरी न हो तो मैं तुम्हें फोन नहीं करूंगी। लू जिंगली ने जल्दी से कहा। क्या हुआ? निंगशी ने पूछा। मेरा भाई बहुत उत्पात मचा रहा है। लू जिंगली ने कराहते हुए कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? निंगशी ने भौहें चढ़ाईं। दरअसल यह आधा महीना पहले हुआ था, जब से तुम फहुआ मंदिर गए थे और शी शिकी को भिक्षु बनने के लिए मना लिया था। तब से वह अजीब व्यवहार कर रहा है। फहुआ मंदिर? निंगशी पृथ्वी पर बिताए अपने आखिरी कुछ हफ्तों से इतनी अभिभूत थी कि वह लगभग पूरी घटना भूल ही गई थी। दरअसल उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये सदियों पहले हुआ हो। हाँ, और मुझे माफ करना भाई शी, मैंने तुमसे कुछ छुपाया है। लू जिंगली हकलाते हुए बोली। क्या बात है? जल्दी बताओ। मैं गोंग शांगजे से कुछ बात करने स्टूडियो जा रही हूँ। कल गोल्डन अवार्ड प्रतियोगिता है। निंगशी ने उस पर जोर दिया। मेरे भाई को पता चल गया है कि तुमने मंदिर में शी शिकी के साथ क्या किया था। लू जिंगली ने तेजी से बताया। निंगशी अवाक रह गई। फिर वह अपने फोन में चिल्लाई। तुम्हारे भाई को इसके बारे में कैसे पता चलेगा? लू जिंगली। ओह, क्या तुमने मुझे धोखा दिया? तुमने उसे बताया था, है ना? निंगशी का बस चले तो वह उसे लाइन के उस पार गला घोंटकर मार डाले। लू जिंगली ने जल्दी से समझाया। मैं स्थिति का जायजा लेने जा रही थी, लेकिन उसे खुद ही अंदाजा हो गया था कि तुम शी शिकी को बहकाओगी, इसलिए मैं उसे सिर्फ सच बता सकती थी। आखिर में त्रासदी शुरू हो गई। मेरा भाई उस दिन से ही नर्क में है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और बात है। अध्याय 613। जाओ और मेरे लिए एक बोतल शराब ले आओ। अध्याय 613। जाओ और मेरे लिए एक बोतल शराब ले आओ। निंगशी ने अपने माथे पर हाथ रखा और दांत बींच लिए। लू जिंगली, बेवकूफ, क्या तुम इनकार नहीं कर सकती थी? उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। और क्या, उस आधी रात को रीगल रिवरिया होटल की सबसे ऊपरी मंजिल पर मेरे भाई ने किसी को तुम्हें प्रपोज करते देखा था? निंगशी ने अपने होंठ कसकर भींच लिए। कुछ भी कहना नहीं चाहती थी। क्या उससे ज्यादा बदकिस्मत कोई हो सकता है? ये उसकी जिंदगी के सबसे बुरे पलों में से एक था। सब कुछ बेकाबू हो रहा था। मफी अपने बेवकूफी भरे कानून से उस पर पूरी तरह टूट पड़ा था। भाई शी, ये केवल तुम ही कर सकते हो। मैं अब केवल तुम पर ही भरोसा कर सकती हूँ। लू जिंगली ने विनती की। कोई फायदा नहीं। मैं क्या कर सकती हूँ? निंगशी ने झुंझलाकर हाथ हवा में लहराते हुए कहा। कृपया मदद करो भाई शी, मेरा भाई आजकल बहुत अजीब व्यवहार कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि तुम कम से कम उससे बात तो कर पाओगे। मैं सचमुच उसका बोझ बांटना चाहती थी, लेकिन वह मुझे कुछ नहीं बता रहा है। लू जिंगली निराश लग रही थी। हालांकि लू टिंगजियाओ हमेशा ठंडे स्वभाव का दिखता था, लेकिन उस मजबूत बाहरी आवरण के नीचे वह वाकई एक दयालु और परवाह करने वाला इंसान था। अपने इकलौते भाई होने के नाते लू टिंगजियाओ के संरक्षण में वह हमेशा सुरक्षित रहा था। उसके साथ सख्ती बरतने के बावजूद वह उसे कभी किसी खतरनाक काम में शामिल नहीं होने देता था। लू कॉर्पोरेशन की उपलब्धियों के पीछे रसातल छिपा है और लू टिंगजियाओ ही वह व्यक्ति था जिसने इसे संभाला। और लू जिंगली ने जो सामना किया वह सिर्फ गौरव था। हवाई अड्डे पर निंगशी ने गहरी सांस ली और अपने फोन पर समय देखा। टैक्सी रोकते हुए उसने पूछा, तुम्हारा भाई अभी कहाँ है? लू जिंगली ने तुरंत जवाब दिया, कार्यालय में। लिटिल ट्रेजर भी यहाँ है। ठीक है, मैं आधे घंटे में वहां पहुंच जाऊंगी। निंगशी ने गोंग शांगजे को संदेश भेजा कि उसे देर हो जाएगी। फिर वह टैक्सी में सवार होकर लू कॉर्पोरेशन की ओर चल पड़ी। लू टिंगजियाओ को देखे हुए उसे लगभग आधा महीना हो गया था। अगर उसके पास जीने के लिए बस 1 महीना ही बचा होता तो वह सबसे ज्यादा यही चाहती कि वो अनमोल पल उस इंसान के साथ बिताएं जिसे वह प्यार करती है। लेकिन उसके पास करने के लिए बहुत कुछ था और उसने लू टिंगजियाओ का सामना करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पाएगी। लू कॉर्पोरेशन के शेयर की कीमतें आसमान छू रही थीं और कंपनी की प्रमुख उपलब्धियां एक के बाद एक घोषित हो रही थीं, इसलिए उसने सोचा कि लू टिंगजियाओ अच्छा कर रही है। ऑफिस में निंगशी ने कर्मचारियों को देखा और पाया कि सबकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, मानो वे अभी अभी कब्र से बाहर निकले हों। बिजनेस न्यूज में छपी ये उपलब्धियां वाकई बहुत बड़ी कीमत पर मिली थीं। लू जिंगली ने उसे देखते ही उसे जल्दी से एक कोने में खींच लिया। भाई शी,
क्या तुम्हारे पास कोई योजना है? निंग शी ने भावशून्यता से उसकी ओर देखा। नहीं। लू जिंगली का चेहरा पीला पड़ गया और वह बुदबुदाया, दुनिया जितनी शून्य, दुनिया जितनी शून्य। मुझे भी जाकर भिक्षु बन जाना चाहिए, तब मैं नरक की बजाय स्वर्ग जा सकता हूँ। निंग शी ने उसे घूरा और उसके जूते पर पैर पटकते हुए कहा, जाओ और मेरे लिए एक बोतल शराब ले आओ। कैसा उपद्रवी! लू जिंगली की आंखें चमक उठीं। क्या अब तुम्हारे पास कोई समाधान है? निंग शी ने अपनी बाहों को सहलाया जो विमान में लंबे समय तक बैठने से अकड़ गई थीं। जल्दी करो। ठीक है, बस 1 मिनट। लू जिंगली शराब की बोतल लेकर वापस आई। भाई शी, शराब आ गई। निंग शी ने लू जिंगली से बोतल ली, उसे खोला और उसे देखकर दंग रह गई। उसने पूरी बोतल अपने ऊपर उड़ेल ली। फिर उसने थोड़ा सा पिया और बोतल लू जिंगली को दे दी। अध्याय 614। बॉस, क्या मैं आपको रिश्वत दे सकता हूँ? अध्याय 614। बॉस, क्या मैं आपको रिश्वत दे सकता हूँ? भाई शी, तुम क्या कर रहे हो? लू जिंगली ने कमजोरी से पूछा। निंग शी के चेहरे पर एक भयानक भाव था। उसने बस इतना कहा, तुम्हारा भाई। इसके बाद वह सीईओ के कार्यालय की ओर चली गई। लू जिंगली उस स्थिति को देखकर अवाक रह गई जो अभी अभी सामने आई थी। भाई, क्या हो रहा था? लू जिंगली केवल देख सकती थी कि निंग कसी सीईओ के कार्यालय में कैसे चली गई और वह उत्सुकता से बाहर इंतजार कर रहा था। जैसे ही वह अंदर पहुंची, लिटिल ट्रेजर उसके पास आया। उसने लिटिल ट्रेजर को कुछ दिनों से नहीं देखा था क्योंकि वह पिछले 1 हफ्ते से यात्रा कर रही थी। उसने उसे चूमा और जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन उसे याद आया कि उसे क्या करना है, इसलिए उसने उससे धीरे से कहा, बेबी, क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपने दूसरे चाचा के पास जा सकते हो? मुझे यहाँ 10 मिनट का समय दो। लिटिल ट्रेजर ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और लू जिंगली की तलाश में निकल गया। लू जिंगली घबराहट में अपने हाथ मरोड़ रहा था और घबराहट में बाहर इधर उधर टहल रहा था। उसने कहा, 10 मिनट? क्या ये काफी होगा? लिटिल ट्रेजर के बाहर जाने के बाद लू टिंगजियाओ ने लड़की को अपनी तूफानी आंखों से देखा। उसकी असली भावनाएं बमुश्किल ही जाहिर हो रही थीं। तुम वापस आ गई। लड़की अब पहले से ज्यादा दुबली पतली लग रही थी और उसका आभामंडल भी थोड़ा अलग था। वह पहले से ज्यादा ठंडी लग रही थी। उसकी आंखों में पल पल संघर्ष छलक रहा था। जो नहीं बदला वह था उसे तुरंत गले लगाने का उसका आवेग। उस दौरान उसने सोचा कि वह उसके घर जाकर उसे एक नजर देखने के लिए भी उड़ान भरेगा, लेकिन उसने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। वह ये जानते हुए उसका सामना नहीं कर सकता था कि उसने उसकी पीठ पीछे क्या किया है। वह जानता था कि वह उसकी जिंदगी का प्यार है, लेकिन फिर भी उसने कुछ ऐसा किया था जिससे उसे ठेस पहुंच सकती थी। निंग शी ने अपना सामान और हैंडबैग नीचे रखा, फिर अपना कोट उतारा और लू टिंगजियाओ की ओर चल दी। जैसे ही निंग शी करीब आए, लू टिंगजियाओ की भौहें सिकुड़ गईं और उसने थोड़े दुखी स्वर में पूछा, क्या तुमने शराब पी थी? हाँ, तुमने लिटिल ट्रेजर से वादा किया था कि तुम शराब कम कर दोगी। शराब की इतनी घनी और तीखी बदबू से ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत पी ली है। निंग शी ने अपनी हथेलियां उसकी मेज पर टिका दी और मुस्कुराकर बोली, क्या तुम मेरे बारे में कुछ बताओगे? निंग शी की उदासीनता देखकर उसकी भौहों के बीच की रेखाएं और भी गहरी हो गईं। अगर तुम अपना ध्यान नहीं रखोगी तो मैं तुम्हारा मौजूदा काम बंद करवाने पर विचार कर सकती हूँ। निंग शी को इस आदमी के अपनी चिंता जाहिर करने के अनोखे अंदाज पर बहुत बुरा लगा। वह शायद जल्द ही मरने वाली थी, तो फिर खुद का ख्याल रखने का क्या मतलब था? इतना सोचने की क्या जरूरत थी? उसे बस खुद को छोड़ देना चाहिए और अब कुछ भी छिपाने की जहमत नहीं उठानी चाहिए। लू टिंगजियाओ बहुत परेशान लग रहा था। उसने फोन उठाया और लिंग झिझी को फोन करने ही वाला था। नमस्ते। लू टिंगजियाओ आगे कुछ कह पाता, इससे पहले ही निंग शी ने फोन रखने का बटन दबा दिया और लाइन काट दी। फिर लू टिंगजियाओ को बहुत हैरानी हुई जब उसने अचानक उसके होंठ पकड़ लिए और अपने होंठ उसके होंठों से चिपका दिए। लू टिंगजियाओ का हाथ जम गया। फोन पर अभी भी बीप की आवाज आ रही थी। उसके हाव भाव अवर्णनीय थे और वह मूर्ति की तरह अडिग था। कुछ सेकंड बाद निंग शी धीरे से पीछे हट गई। उसने उसे मोहक नजरों से देखा, उसके गालों पर लाली छा गई और मासूमियत से बोली, मालिक, क्या मैं आपको रिश्वत दे सकती हूँ? अध्याय 615। मुझे नींद नहीं आ रही है। अध्याय 615। मुझे नींद नहीं आ रही है। तुम नशे में हो? लू टिंगजियाओ ने अपनी मूर्छा से बाहर आते हुए और अपना संयम बनाए रखते हुए कहा। बॉस, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। निंग शी इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं थी और उसकी धधकती निगाहों ने उसके अभिनय को और भी वास्तविक बना दिया। उसने आज एक छोटी काली पोशाक पहनी थी जिससे उसकी सुंदर त्वचा और सुंदर कॉलरबोन पूरी तरह से उजागर हो रही थी। लू टिंगजियाओ ने घबराकर उससे नजरें हटा लीं और ठंडे स्वर में आदेश दिया, जब तुम होश में आ जाओगी तब हम इस बारे में बात करेंगे। जाओ और लाउंज में थोड़ी देर आराम कर लो। निंग शी को गुस्सा आ गया। उसने इतनी मेहनत की थी और अब वो संत जैसा व्यवहार कर रहा था। अरे शैतान, अगर तुम इसी तरह से काम करते रहे तो तुम्हें कभी भी संभोग का मौका नहीं मिलेगा। निंग शी ने दांत पीसते हुए खेल को अगले स्तर पर ले जाने का फैसला किया। लू टिंगजियाओ, मैं हिल नहीं सकती, मुझे वहां ले चलो। उसने तो उसे संबोधित करने का अपना तरीका भी बदल दिया और विनतीपूर्वक उसका नाम पुकारने लगी। लू टिंगजियाओ का हाथ फिसल गया और उसने गलती से कागज पर कलम से निशान बना दिया। उसने उसकी तरफ देखने से इनकार कर दिया और उसे जाने दिया। अपनी मर्जी से जाओ। धत तेरी की। निंग शी अब सचमुच अधीर हो गई थी। उसका समय कीमती था, कम से कम वह उसके प्रति थोड़ा दयालु तो हो सकता था। इतने लंबे समय से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी और वह उसके साथ इतना रूखा व्यवहार कर रहा था। निंग शी ने अपना फोन निकाला और मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है।
मैं किसी और से अपना सामान ले लूंगी। लू टिंगजियाओ ने आखिरकार ऊपर देखा और अपने फोन की स्क्रीन पर नजर डाली। उसे शी शिकिंग का नाम दिखाई दिया। इससे पहले कि निंग शी फोन अपने कान पर लगा पाती, उसने अचानक महसूस किया कि वह फर्श से दूर जा रही है। सहज रूप से उसने अपना संतुलन बनाए रखने के लिए लू टिंगजियाओ की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें लपेट ली और अपनी आंखों में एक चालाक नजर के साथ उसने मुस्कुराने से बचने की पूरी कोशिश की। लू टिंगजियाओ का चेहरा और भी ठंडा हो गया जब वह उसे लाउंज में ले गया। हालांकि वह बहुत दुखी लग रहा था, फिर भी उसने उसे बहुत धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया। फिर उसने उसके जूते उतारने में उसकी मदद की और चादर को उसकी थोड़ी तक खींच दिया, जिससे उसका केवल हथेली के आकार का चेहरा ही दिखाई दे रहा था, और उसने उसे चेतावनी भरे लहजे में कहा, सो जाओ। निंग शी ने एक आज्ञाकारी छोटे बच्चे की तरह अपनी आंखें झपकाईं और सिर हिलाया, लेकिन वह जो करने जा रही थी वह बिल्कुल विपरीत था। जिस क्षण लू टिंगजियाओ खड़ी हुई, निंग शी ने उसका हाथ इतनी जोर से खींचा कि लू टिंगजियाओ अपना संतुलन खो बैठा और उसके बगल में बिस्तर पर गिर पड़ा। उसे भागने से रोकने के लिए वह उसके ऊपर चढ़ गई और उसे नीचे दबा लिया और रोते हुए बोली, मुझे नींद नहीं आ रही है, यहीं मेरे साथ रहो। लू टिंगजियाओ नाराज हो गया और धीमी आवाज में पूछा, तुम्हें शराब किसने दी? वह उस व्यक्ति को मारने जा रहा था। मीटिंग रूम में लिटिल ट्रेजर के साथ बैठी लू जिंगली को अचानक कई बार छींक आए। उफ, मेरी पीठ पीछे मुझे कौन कोस रहा है? उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली। 5 मिनट बीत चुके थे और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कमरे में क्या हो रहा है। हालांकि अपनी जान बचाने के लिए उसने झांकने की हिम्मत नहीं की, चाहे वह कितना भी उत्सुक क्यों न हो। उसने बस अपनी जिज्ञासा दबा ली और उसके दिमाग में काल्पनिक परिस्थितियां घूमने लगीं। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि निंग शी क्या करने वाली है और अगर वह नाकाम रही तो क्या होगा। अध्याय 616, मैंने इसे बंद कर दिया, कोई शिकायत? अध्याय 616, मैंने इसे बंद कर दिया, कोई शिकायत? निंग शी ने उस आदमी की तरफ देखा और धीरे से उसके चेहरे को सहलाया। उसने अपनी पतली उंगलियां उसकी ऊंची नाक, उसकी ठंडी आंखों, उसके पतले होंठों पर फिराईं। वह उसका चेहरा, उसका हर इंच, हर कोणीय सतह, हर ठूंठ याद रखना चाहती थी। ठीक है, वह चाहती थी कि वह थोड़ी देर के लिए भी उसके साथ रहे। हालांकि वह जानता था कि वह होश में नहीं है, फिर भी वह उसके अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सका। ठीक है, निंग शी ने उसे संतुष्ट मुस्कान दी और शांति से अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने उसकी तरफ देखा और फुसफुसाते हुए कहा, मुझे अभी भी नींद नहीं आ रही है, क्या तुम मुझे चूम सकते हो? सो जाओ। एक तीखी नजर से लू टिंगजियाओ ने चादरें ऊपर खींचकर उसे ढक दिया। ओह, निंग शी निराश हो गई। निंग शी की उदास आंखें देखकर लू टिंगजियाओ का मन नर्म पड़ गया और उसने उसके माथे पर चुंबन कर लिया। जैसे ही वह जाने को तैयार हुआ, लड़की ने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी और उसके होंठों पर चुंबन किया और अपने पतले शरीर को जितना हो सके उसके करीब कर लिया। ये पहली बार नहीं था जब उसने उसे चूमा था। उसने पहले भी उसके करीब आने के कई तरीके आजमाए थे, लेकिन ये पहली बार था जब उसने अपनी इच्छा से उसे चूमा था। लू टिंगजियाओ ने उसके मीठे, कोमल होंठों को अपने होंठों से टकराते हुए महसूस किया, जैसे उसके अंदर एक अवर्णनीय भावना जाग उठी हो। उसकी भावनाएं उसे इस मिठास में डूबने के लिए उकसा रही थीं, जबकि उसका तर्क उस पर चीख रहा था। वह क्या सोच रही थी कि वह किसको चूम रही है और वह उसे क्या समझ रही थी? उसकी तर्कशक्ति वासना में डूबती जा रही थी और दूर होती जा रही थी। आखिरकार उसने उसे गले लगाया और आगे बढ़ने ही वाला था कि वह उसकी छाती पर गिर पड़ी। लू टिंगजियाओ घबरा गया और जल्दी से उसे उठाने में मदद की। फिर उसने देखा कि वह गहरी नींद में सो रही है। लू टिंगजियाओ अवाक रह गया। ये लड़की पूरी तरह से नशे में और पागल हो गई। उसने उसे उत्तेजित कर दिया और अब वह सो रही थी। निंग शी लंबी उड़ान के बाद थक चुकी थी। हवाई जहाज में भी वह अपने स्टूडियो के काम निपटाने में इतनी व्यस्त थी कि शैतान को रिझाते फुसलाते उसे नींद भी आ गई। खुद उसे भी इसकी उम्मीद नहीं थी। जब वह अपनी निद्रा में थी तो उसे अपने माथे पर पंख जैसी हल्की सी सनसनी महसूस हुई जो उसके होंठों तक पहुंच गई। पहले तो हल्का सा दर्द हुआ, फिर हल्का हो गया। निंग शी गहरी नींद में सोई और जब वह उठी तो आसमान में अंधेरा छा गया था। निंग शी जल्दी से उठी और टेबल लैंप जला दिया। उसने टेबल पर रखी घड़ी देखी, वह 2 घंटे से सो रही थी। लू जिंगली ने उसे क्या दिया? बस एक घूंट वाइन का और वह सो गई। मैं इतनी देर तक कैसे सोती रही? उसने सोचा कि उसे बस 10 मिनट लगेंगे। उसे बहुत काम करना था और वह सोच रही थी कि क्या स्टूडियो ने उसे बुलाने की कोशिश की होगी। निंग शी ने जल्दी से अपना फोन देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो बंद है। अरे, मेरा फोन किसने बंद कर दिया? उसने कुछ देर पहले ही अपना फोन पूरी तरह चार्ज किया था। इतनी जल्दी बैटरी खत्म होना नामुमकिन था। मैंने इसे बंद कर दिया है। कोई शिकायत है? उसके सामने सोफे से अचानक एक ठंडी आवाज आई। निंग शी आवाज सुनकर कांप उठी। उसने धीरे से अपना सिर उस आदमी की तरफ घुमाया। कुछ नहीं, जैसा तुम चाहो। क्या अब तुम होश में हो? लू टिंगजियाओ ने अपनी फाइल बंद करते हुए उसकी ओर देखा। हाँ, बहुत शांत। वह जानती थी कि अब वह उससे बदला लेने वाला है। तो फिर चलिए काम पर आपकी समस्याओं के बारे में बात करते हैं। आशा के अनुसार निंग शी को अभी अभी सोने से पहले के आखिरी पल याद आ गए। क्या अब शैतान को बहकाने के लिए बहुत देर हो चुकी थी? अध्याय 617, बॉस को रिश्वत न दें। अध्याय 617, बॉस को रिश्वत न दें। देखो, लू टिंगजियाओ ने दस्तावेज उसे सौंप दिया। ये क्या है? निंग शी ने शक से कहा। हम काम करने की नीति नंबर 1, दिन में 6 घंटे से ज्यादा काम नहीं।
उफ, ये बहुत कम नहीं है क्या? कानून के हिसाब से ज्यादा 8 घंटे काम करना होता है। जैसे ही उसने बुदबुदाया, लू टिंगजियाओ ने उसे ठंडी निगाह से देखा तो निंगशी चुप हो गई और बोली, नंबर 2, ज्यादा शराब न पिएं। नंबर 3, दिन में 3 बार खाना खाएं। नंबर 4, आखिरकार निंगशी आखिरी सवाल पर आए, 10 नंबर, बॉस को रिश्वत नहीं देनी है। हो, उन्हें याद करो। ओह, लू टिंगजियाओ की देखरेख में जब उसने उसकी सभी 10 आज्ञाओं को याद कर लिया, तभी उसने उसे जाने दिया। उसे बाहर निकाल दिया गया जैसे कि उसे डर था कि वह फिर से उस पर कूद सकती है। क्या वह इतनी डरावनी थी? उसने जो किया वो पूरी तरह से नाटक नहीं था। लू जिंगली की शराब का असर काफी तेज था। क्या शैतान को शी शिकी के साथ उसके रिश्ते की चिंता नहीं थी? वह उससे सुलह करने और उसे अच्छा महसूस कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बात इतनी जल्दी बढ़ गई कि उसके हाथ से निकल गई और आखिरकार निंगशी को ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई जादुई औषधि पी ली हो। उसे अपनी सारी थकान और तनाव से राहत मिली और उसके कदम भी हल्के हो गए। सोचने पर ऐसा लग रहा था जैसे लू टिंगजियाओ ने उसे दिलासा दिया हो, न कि किसी और ने। उसने खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डाल लिया था। हालात उतने बुरे नहीं थे जितना उसने सोचा था। अगर वो इंसान उसके खिलाफ कुछ करना चाहता तो उसके पास पहले भी कई मौके थे। वो तांग ये की आखिरी मुलाकात में ही उसे खत्म भी कर सकता था। 1 साल की अनुपस्थिति से उसे एहसास हो गया था कि वह एक महत्वहीन व्यक्ति है। उसने इस बार मीटिंग में इस बात को सुझाने की कसम खाई। हालांकि वहां अकेले जाने से उसे अपनी पुरानी दयनीय स्थिति की याद आ जाती। ऐसा नहीं था कि वह तांग ये या उस व्यक्ति का सामना नहीं कर सकती थी, बल्कि वह अपनी पुरानी स्थिति का सामना नहीं करना चाहती थी। स्टूडियो के रास्ते में निंगशी गोंग शांगजे को फोन करने ही वाली थी कि तभी एक कॉल आए। लू जिंगली की उत्साहित आवाज आए, भाई शी, भाई शी, भाई शी, भाई शी, क्या आपका सीडी प्लेयर टूटा हुआ है? मेरा भाई सामान्य हो गया है। क्या तुम लोगों ने ऐसा किया? लू जिंगली हंसी। वह बस यही सोच सकता था। निंगशी के नथुने फूल गए और उसने उसे डांटते हुए कहा, कल्पना करना बंद करो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाई इतनी जल्दी काम करेगा? लू जिंगली के पास जवाब देने के लिए शब्द नहीं थे। उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा क्योंकि निंगशी ने कहा था कि इसमें सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, लेकिन आखिरकार निंगशी वहां 2 घंटे से ज्यादा समय तक रुकी रही। 2 घंटे कम नहीं थे। हालांकि उसके भाई के लिए, जो इतने लंबे समय से खुद को रोके हुए था, ये एक अनंत काल जैसा लग रहा था। और बात यह है कि आपने मुझे किस प्रकार की शराब दी? ये बहुत महंगा था। इसे 1 शॉट डाउन कहते हैं। लू जिंगली ने उत्साह से उसे बताया, मुझे इसकी पूरी बोतल देकर आप क्या करना चाह रहे हैं? मैंने सोचा था कि तुम इसे मेरे भाई को दोगी और उसे रिझाओगी, इसलिए बेशक मैंने तुम्हारे लिए सबसे अच्छा लिया। कौन जानता था कि तुम थोड़ा सा ही पियोगी और बाकी सब अपने ऊपर डाल लोगी। वो गलत नहीं थी। उसने सच में उसे बहकाया था, लेकिन शराब से नहीं, बेवकूफ। अध्याय 618, बहन शी, आपके बॉयफ्रेंड कौशल अद्भुत हैं। अध्याय 618, बहन शी, आपके बॉयफ्रेंड कौशल अद्भुत हैं। लू जिंगली से फोन पर बात करने के बाद निंगशी लिटिल ट्रेजर से बात कर रही थी। तभी स्टूडियो से फोन आया। नमस्ते मोमो। बहन शी, कुछ गड़बड़ है। गोंग शांगजे को कुछ हो गया है, जल्दी आओ। स्टूडियो सहायक ने चिंता से भरी आवाज में आग्रह किया। गोंग शांगजे को कुछ हुआ है? क्या हुआ है? वह अचानक बेहोश हो गया। निंगशी ने हौंकते हुए कहा, वह अचानक बेहोश क्यों हो गया? चिंता मत करो, मैं पहले से ही रास्ते में हूँ। मैं जल्द ही वहाँ पहुँच जाऊंगी। वो शरारती बच्चा, उसने जरूर बहुत ज्यादा काम कर लिया होगा। स्पिरिट स्टूडियो में जैसे ही निंगशी ने दरवाजा खोला, उसने मुड़े हुए ड्राफ्ट पेपरों के ढेर के बीच गोंग शांगजे का पीला चेहरा देखा। सहायक हान मोमो उसके बगल में लेटी हुई फूट फूट कर रो रही थी। बहन शी, तुम आखिरकार आ ही गई। हान मोमो ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे उसका रक्षक अभी अभी आया हो। उसने सिसकते हुए कहा, मैंने एम्बुलेंस बुला ली है, लेकिन अस्पताल वाले कह रहे हैं कि वे बहुत व्यस्त हैं और गाड़ी का इंतजाम नहीं कर सकते और मैं अकेली उसे ले नहीं सकती। निंगशी ने अपना बैग और हैंडफोन सहायक को दिया और फिर झुककर बेहोश गोंग शांगजे को कमर से पकड़कर तुरंत उठाया और उसे लाउंज क्षेत्र में सोफा बेड पर लिटा दिया। हान मोमो ने देखा कि गोंग शांगजे को दुल्हन की तरह दहलीज पर ले जाया जा रहा था और उसका मुंह में बदल गया। उसने कहा, बहन शी, तुम्हारे बॉयफ्रेंड बनने के हुनर कमाल के हैं। नहीं, ये तो तुम्हारा डायरेक्टर ही है जो इतना दुबला पतला है। क्या मैंने तुम्हें उसकी देखभाल करने के लिए नहीं कहा था? पिछले कुछ दिनों में वह और भी दुबला पतला क्यों लग रहा है? निंगशी ने मुंह बनाया। निंगशी की बात सुनते ही सहायक तुरंत दोषी सा महसूस करने लगा। बहन शी, मैं उसे सलाह नहीं दे पा रही हूँ। तुम्हें शायद पता ही नहीं कि गोंग शांगजे वैसे तो आमतौर पर एक विनम्र इंसान है, लेकिन काम शुरू करते ही उसका पूरा रवैया बदल जाता है और यह डरावना होता है। वह बंदर से गोरिल्ला बन जाता है। अगर मैं जरा भी आवाज करूं तो वह मुझ पर बुरी तरह चिल्लाएगा। मैं कमरे में चलते हुए भी कोई आवाज नहीं निकाल पाती। उसे खाना खाकर आराम करने की याद दिलाने की तो बात ही छोड़ो। बहन शी, मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि तुम खुद डायरेक्टर गोंग से बात करो। वह सिर्फ तुम्हारी बात सुनता है। बंदर से गोरिल्ला तक। निंगशी सहायक के विवरण से उलझन में थी, लेकिन उसकी बात मान गई। ठीक है, मैं उससे बाद में बात करूंगी। फिर उसने गोंग शांगजे का माथा छुआ। सचमुच वह जल रहा था। इसे हल्का बुखार है मोमो, नीचे दवा की दुकान से जाकर बुखार की दवा ले आओ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ।
सहायक जल्दी से दवा लेने के लिए नीचे भागा। निंगशी और सहायक ने रात के एक बड़े हिस्से तक उसकी देखभाल की। उसके बाद गोंग शांगजे अंततः जाग गया और बैठने की कोशिश करने लगा। मालिक, लेट जाओ, हिलना मत। निंगशी ने उसे पीछे धकेल दिया और उसे कड़ी नजरों से घूरा। मैंने तुम्हें शुरू से ही क्या कहा था? तुम्हारा शरीर ही तुम्हारी सबसे कीमती संपत्ति है। अगर तुम्हारा जीवन ही नहीं रहा तो उसका क्या फायदा? जो लोग ज्यादा नहीं जानते वे सोचेंगे कि मैं एक क्रूर बॉस हूँ जो अपने कर्मचारियों के साथ बुरा व्यवहार करती है। ये कर्म था। आखिरकार उसे समझ आ गया कि लू टिंगजियाओ कैसा महसूस कर रही थी। बॉस बनना वाकई मुश्किल था। नहीं, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा करने को तैयार हूँ, गोंग शांगजे ने तुरंत जवाब दिया। अगर तुम तैयार भी हो तो भी तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं बॉस हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी, वरना तुम्हें कोई दूसरी नौकरी कर लेनी चाहिए। निंगशी ने सख्ती से जोर दिया। गोंग शांगजे तुरंत घबरा गया। बॉस, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा, प्लीज ऐसा मत कहिए। युवक का थका हारा रूप देखकर निंगशी ने आह भरी। अपनी तरफ देखो, क्या तुम कल भी प्रतियोगिता में आ सकते हो? चूंकि हम पहले ही कई बार प्रवाह पर चर्चा कर चुके हैं, इसलिए मैं मोमो के साथ वहां जाऊंगी। तुम घर पर रहो और अच्छी तरह आराम करो। बॉस, मुझे जाना होगा, ये पहले से ही अंतिम चरण है। मैं ठीक हूँ, मुझे तब ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। मुझे बस मंच पर मॉडलों पर नजर रखनी है ताकि वे कोई गलती न करें। अध्याय 619 सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा वह स्वयं था। अध्याय 619 सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा वह स्वयं था। गोंग शांगजे ने जिद करते हुए कहा, हालांकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन इस बार हमारे जीतने की संभावना बहुत कम है। इस बार यह पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा यकीन है कि डेविड जरूर मेरी पसंदीदा कृति चुनेंगे। निंगशी का चेहरा काला पड़ गया। गोंग शांगजे के लिए यह एक कठिन लड़ाई थी, क्योंकि उसका मुकाबला कोई और नहीं बल्कि वह खुद था। चिंता मत करो, अगर तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है तो वही काफी है। अगर इस बार तुम सफल नहीं भी हुए तो अगली बार भी सफलता मिलेगी, और उसके बाद भी। एक दिन तुम अपने भूतकाल के राक्षसों को जरूर हरा दोगे। तुम्हारे पास असीमित संभावनाएं हैं, जबकि दूसरे प्रतिद्वंद्वी के पास तो बस डिजाइन ड्राफ्ट का ढेर है जो एक दिन खत्म हो जाएगा। डरने की कोई बात नहीं है, गोंग शांगजे ने लड़की की चमकती आंखों को देखा और जोश से भर गया। उसने आत्मविश्वास से उसकी तरफ सिर हिलाया। ठीक है, तो फिर आराम करो, कल भी कड़ी लड़ाई लड़नी है। अगले दिन गोल्डन अवार्ड स्थल पर चीनी फैशन डिजाइन के सर्वोच्च मानद पुरस्कार के रूप में इस स्थल को शानदार ढंग से सजाया गया था और इसमें एक जादुई माहौल था। सीटें जमीन से 1 मीटर ऊपर लटकाई गई थीं और लाइटों को 5 रंगीन स्ट्रोब में विभाजित किया गया था जो ती आकार के मंच पर चमक रहे थे, जो नूह के जहाज से प्रेरित था। प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए पास मिलना मुश्किल था, क्योंकि वहां मौजूद सभी लोग फैशन जगत के जाने माने लोग थे। यहाँ तक कि निंगशी को भी सिर्फ इसलिए निमंत्रण मिला क्योंकि वह उस स्टूडियो की मालकिन थी जिसकी प्रस्तुति शॉर्टलिस्ट की गई थी, न कि इसलिए कि वह कोई सेलिब्रिटी थी। निंगशी, गोंग शांगजे और हान मोमो के साथ संयमित भाव से अंदर चली गई। आयोजन स्थल में कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर उन्होंने पाया कि उनके आगे का रास्ता अवरुद्ध हो गया था। प्रतियोगिता अभी शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन फोटोग्राफर और पत्रकार उस हॉट डिजाइनर डेविड, जिसके बारे में ये पुरस्कार जीतने का बेसब्री से इंतजार था, को घेरने लगे थे। उनके कैमरों के शटर क्लिक कर रहे थे और वे उससे सवाल पूछने के लिए होड़ में थे। डेविड, क्या तुम्हें इस बार पुरस्कार जीतने का पूरा भरोसा है? सब कह रहे हैं कि यह गोल्डन अवार्ड निश्चित रूप से तुम्हारा होगा। हमने सुना है कि पिछले गोल्डन अवार्ड विजेता शिक्षक ली मिंग ने भी भविष्यवाणी की थी कि आप ही पुरस्कार जीतेंगे। क्या ये सच है? इस बार मनोरंजन जगत के कई वरिष्ठ लोग मौजूद हैं और उनमें से कई आपके प्रशंसक भी हैं। वे आज आपका समर्थन करने के लिए आपके डिजाइन किए हुए कपड़े भी पहन रहे हैं। क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? डेविड अपनी सीधी मुद्रा में दबंग और आत्मविश्वास से भरे लग रहे थे। अपने आसपास मौजूद पत्रकारों का सामना करते हुए उन्होंने शांत भाव से जवाब दिया, हर डिजाइन मेरी दिल से की गई रचना है। स्वाभाविक रूप से मुझे उन पर पूरा भरोसा है। हालांकि यह आखिरकार एक प्रतियोगिता है, इसलिए हमें इसे जजों के मूल्यांकन पर छोड़ना होगा। जहां तक शिक्षक ली मिंग की बात है, वे भी मेरे एक वरिष्ठ शिक्षक हैं जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं और उनकी तारीफों के लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और हाँ, उन खूबसूरत महिलाओं के प्यार को भी नहीं भूलना चाहिए। ये सुनकर निंगशी और गोंग शांगजे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन हान मोमो भड़क गया। उफ़, यह व्यक्ति कितना बेशर्म है। ये कैसा दिल से किया गया काम है? ये वास्तव में किसका दिल से किया गया काम है? जब हान मोमो को पहली बार नौकरी पर रखा गया था तो वह गोंग शांगजे को नहीं जानती थी। उसके डिजाइन देखने के बाद ही उसे लगा कि वे जाने पहचाने हैं। चूंकि डिजाइन की दुनिया में साहित्यिक चोरी करने वालों को सबसे घटिया डिजाइनर माना जाता है, इसलिए वह गोंग शांगजे पर डेविड की शैली की नकल करने और अन्य दुर्भावनापूर्ण बातों का आरोप लगाने से खुद को नहीं रोक पाई। वह गोंग शांगजे को नीची नजर से देखने लगी। अपने सहायक की नकारात्मकता के बावजूद गोंग शांगजे ने जरा भी विरोध नहीं किया और सुबह से शाम तक डिजाइन करना जारी रखा। कुछ देर तक उसके साथ बातचीत करने के बाद उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। गोंग शांगजे असल में अपनी जान जोखिम में डालकर डिजाइन बना रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई साहित्यिक चोरी करने वाला ऐसा करता। निंगकसी को काफी देर तक परेशान करने के बाद ही उसे बदसूरत सच्चाई का पता चला। अध्याय 620 सबसे उत्तम कार्य। अध्याय 620
सबसे उत्तम कार्य। डेविड की बदौलत ही द्वार को 10 मिनट से अधिक समय तक अवरुद्ध रखा गया, जिसके बाद पत्रकार अंततः अन्य प्रतिभागियों का साक्षात्कार करने के लिए वहां से चले गए। गोंग शांगजे इंडस्ट्री के लिए एक अनजान चेहरा थे और उस दिन उनकी तबीयत ठीक न होने के कारण उन्होंने मास्क भी पहना हुआ था, इसलिए स्वाभाविक रूप से किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। फिर भी तीनों मीडिया के गिद्धों द्वारा अकेले छोड़े जाने से खुश थे और तुरंत तैयार होने के लिए बैकस्टेज भाग गए। जब गोंग शांगजे वहां से गुजरा तो डेविड ने शक की निगाहों से उसकी पीठ देखी। हालांकि उसने अपनी नजरें छोटी ही रखीं और आसपास खड़े डिजाइनरों से, जो उस पर नजरें गड़ाए हुए थे, गपशप करता रहा। बैकस्टेज मॉडल्स सजने संवरने में व्यस्त थे और कुछ तो सिर्फ अंडरवियर में ही घूम रहे थे। वहां कई पुरुष डिजाइनर और सहायक मौजूद थे, लेकिन सभी को इसकी आदत हो चुकी थी। चूंकि गोंग शांगजे के लिए यह एक नई स्थिति थी, इसलिए उसकी आंखों में थोड़ी बेचैनी उभर आई। हालांकि जब उसने मॉडलों द्वारा प्रदर्शित कपड़ों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया तो उसकी बाज जैसी आंखें चमक उठीं। वाह, इतने सारे मॉडल्स, इतने शानदार फिगर वाले, मेरे जैसी लड़की भी लार टपका रही है, हान मोमो ने निगलते हुए कहा। उसका सिर सबको अपनी शान में पकड़ने के लिए इधर उधर हिल रहा था। उसी समय एक बोल्ड मॉडल ऊंची हील्स में उनकी ओर आई और बोली, हट जाओ, रास्ता मत रोको। गोंग शांगजे के सामने कपड़े बदल रही मॉडल को उसने धक्का दे दिया और उसकी ड्रेस पर पैर रखने वाला था। गनीमत रही कि निंगशी ने अपने हाथ पैर तेज कर लिए। उसने मॉडल को कमर से पकड़कर उसे संभाला। वो लड़खड़ा रही थी, वरना न सिर्फ वो लड़खड़ा जाती बल्कि उसकी ड्रेस भी खराब हो जाती। अरे, तुम्हें क्या हो गया है? तुमने तो हमारी ड्रेस लगभग बर्बाद ही कर दी। हान मोमो बहुत गुस्से में थी और उसने तुरंत आपत्तिजनक मॉडल को रोक दिया। घमंडी मॉडल ने उनके पहनावे को देखा। एक नज़र में ही साफ हो गया कि उनका डिजाइन डेविड के डिजाइन से मिलता जुलता था। उसने तुरंत उन्हें तिरस्कार भरी नजरों से देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, बस एक कबाड़ का टुकड़ा जो साफ तौर पर फटा हुआ था। तुम्हें यकीन होगा कि मैं अपनी उंगलियों के इशारे पर तुम्हें प्रतियोगिता से बाहर कर सकती हूँ। हटो। हान मोमो बहस करना चाहती थी, लेकिन फिर उसने पहचान लिया कि वह विश्व प्रसिद्ध मॉडल एनजी है। वह इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना चेहरा थी और पुरस्कार के आयोजकों से उसका गहरा संबंध था। आज जैसे मौके पर उसका अपमान करना बिल्कुल भी उचित नहीं था, इसलिए वह बस अपने होंठ सिकोड़कर अपना गुस्सा दबा सकी। एनजी प्यारी, जल्दी आओ, कपड़े बदलने का समय हो गया है, किसी ने उसे दूर से पुकारा। एनजी तुरंत मुस्कुराई और पास आकर बोली, ओह डायरेक्टर डेविड, ये ड्रेस तो अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत है ना? मैंने तुमसे कहा था, तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा। डेविड ने खुशी से ताली बजाई। मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, सिर्फ तुम ही मुझे हर बार सरप्राइज कर सकती हो। कोई आश्चर्य नहीं कि टीचर ली ने भी कहा कि इस बार गोल्डन अवार्ड पक्का तुम्हारा होगा। एनजी ने धीरे से कहा। फिर उसने गोंग शांगजे की तरफ देखा और आगे कहा, लेकिन गोल्डन अवार्ड का स्तर पिछले कुछ सालों में वाकई गिरता जा रहा है। आखिर कोई कलाकृति इतनी मिलती जुलती कैसे हो सकती है? अभी अभी कोई मुझसे झगड़ा करना चाहता था, लेकिन उसकी ड्रेस तो बिल्कुल तुम्हारी स्टाइल की कॉपी थी। बहुत ही मजेदार। डेविड ने एक अनुभवी पेशेवर का रवैया अपनाया और खुलकर हंसते हुए कहा, हाँ, यह उद्योग ऐसा ही है। बेहतर होगा कि आप इसकी आदत डाल लें। एनजी ने अपने हाथ में लिए हुए कपड़े के कपड़े से खेला और जितना ज्यादा उसे देखती गई, उससे उतना ही प्यार करती गई। टीचर डेविड, आप कमाल के हैं। आपकी हर ड्रेस कितनी अलग होती है। आप तो डिजाइन करने के लिए ही बने हैं। आप टीचर ली की तारीफ के हकदार हैं। आपकी हमेशा नकल की जाती है, लेकिन कोई भी आपसे आगे नहीं निकल सकता। जैसे ही गोंग शांगजे ने डेविड के हाथों में पोशाक देखी, वह तुरंत पीला पड़ गया। क्या हुआ डायरेक्टर गोंग? गोंग शांगजे की हालत ठीक न देखकर हान मोमो ने जल्दी से चिंतित होकर उसकी ओर देखा। निंगशी ने भौहें चढ़ाईं। ये डेविड वाकई बेरहम है, इसने भी यही चुना था। गोंग शांगजे ने पहले भी उस पोशाक का जिक्र किया था। उसे ये भी याद था कि जब उसने उस डिजाइन का जिक्र किया था तो वह कितना रोमांचित और गर्वित लग रहा था। अध्याय 621। अगर मुझे काटा भी गया तो भी मैं रिपोर्ट करूंगा। अध्याय 621। अगर मुझे काटा भी गया तो भी मैं रिपोर्ट करूंगा। गोंग शांगजे के हाथ हल्के से कांप रहे थे। यह मेरी प्रेरणा के शिखर से निकला डिजाइन था और यह मेरा सबसे उत्तम काम था। इसका विषय जीवन है और उस श्रृंखला के 6 परिधान हैं। डेविड के पास इस प्रतियोगिता के लिए पर्याप्त परिधान थे। निंगशी उसे दिलासा देना चाहती थी, लेकिन गोंग शांगजे ने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। उसने निंगशी को दिलासा देते हुए कहा, बॉस, प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। आप पहले बाहर जाएं, मैं बाद में आऊंगा। उसका शांत आत्मविश्वास देखकर निंगशी ने उसके कंधे थपथपाए। ठीक है, कुछ भी हो तो मुझे फोन करना। मोमो, तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना। अगर उसे कहीं भी तबीयत खराब लगे या बेचैनी हो तो मुझे तुरंत बताना। समझ गई बहनशी। अगर डायरेक्टर मुझे काट भी ले तो भी मैं उसकी शिकायत तुम्हें करने पर तुली रहूंगी। अच्छा, जो चाहो रिपोर्ट करो, बहनशी तुम्हारा साथ देगी। उन दोनों की बातें सुनकर गोंग शांगजे ने असहाय होकर उनकी ओर देखा, लेकिन उसकी ठंडी हड्डियों में उसे गर्माहट की लहर महसूस हुई। उन्होंने प्रतियोगिता के लिए सावधानीपूर्वक पोशाक निकाली और उनके चेहरे पर चमक आ गई। प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी और आयोजन स्थल उत्सुकता से भरा हुआ था। जब पत्रकारों ने प्रतिभागियों का साक्षात्कार समाप्त कर लिया तो वे उद्योग जगत के प्रसिद्ध नामों का साक्षात्कार लेने के लिए आगे बढ़े। हाल ही में द वर्ल्ड का जोरदार प्रचार किया गया था कि यह जल्द ही सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी।
मुख्य महिला पात्र होने के नाते निंग ज़ुएलुओ के बारे में खुलासे और चर्चाएं होने की संभावना स्वाभाविक रूप से बहुत ज्यादा थी। साथ ही जिस तरह डेविड गोल्डन अवार्ड के संभावित विजेता थे, उसी तरह निंग ज़ुएलुओ हिस्ट्री की मालकिन थी, इसलिए ज्यादातर पत्रकार उन्हें घेरे हुए थे। मिस निंग, आपने डेविड को कैसे खोजा? क्या आप अपनी कहानी हमारे साथ साझा कर सकती हैं? पत्रकारों ने तुरंत पूछा कि उनके विचार से जनता के लिए सबसे बड़ी खबर क्या होगी। निंग ज़ुएलुओ ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप वाकई प्रतिभा के अच्छे आकलन की बात कर रहे हैं तो असल में मैं नहीं हूँ। मेरे बॉयफ्रेंड ने सबसे पहले डेविड को खोजा था। बाद में जब मैंने उसे देखा और तय किया कि वह ज्यादा घटिया नहीं है, तो उससे थोड़ी बातचीत के बाद हमने निवेश करने का फैसला किया। ये वास्तव में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। इसका मतलब है कि आप और आपका प्रेमी वास्तव में टेलीपैथिक रूप से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि आप दोनों के निर्णय भी बिल्कुल सही हैं। द वर्ल्ड अभी रिलीज नहीं हुई है, लेकिन इस पर पहले से ही काफी ध्यान दिया जा रहा है। तब बॉक्स ऑफिस पर जरूर अच्छी बिक्री होगी। दरअसल हमने सुना है कि द वर्ल्ड को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों के लिए नामांकित किया जाएगा। वाह ज़ुएलुओ, इस साल तुम्हारी फसल बहुत अच्छी रही है, एक जाने पहचाने पत्रकार ने तारीफ में कहा। हाँ, मैंने तो पहले से ही सोच लिया है कि जब ज़ुएलुओ खिताब जीतेगी तो क्या होगा। जब मेजबान ने घोषणा की कि प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, तभी पत्रकार अपनी सीटों पर वापस गए। निंग शी मुख्य बैठक क्षेत्र से थोड़ा दूर एक कोने में झुकी हुई थी। मेजबान ने अपनी शुरुआती स्क्रिप्ट शुरू की और थोड़ी देर आराम करने के लिए आंखें बंद कर लीं। तभी अचानक एक परेशान करने वाली आवाज सुनाई दी। क्या ये निंग शी नहीं है, बड़ी स्टार निंग शी? क्या तुम भी प्रतियोगिता देखने आए हो? क्या तुम्हें नहीं पता था कि आज के लिए तुम्हें प्रवेश टिकट चाहिए? सावधान रहना कि दुर्घटना के कारण बाहर न निकाल दिया जाए। बोलने वाली महिला ली यूलिंग थी और वह निंग ज़ुएलुओ की बांह पकड़े हुए थी। निंग कसी की आलसी आंखों में परेशानी की झलक दिखाई दी और उसने धीरे से ली यूलिंग की ओर देखने के लिए अपनी नजर उठाई और चौंकते हुए कहा, मिस ली, क्या अब आपने सुरक्षा का हिस्सा बनने के लिए नौकरी बदल ली है? ली यूलिंग दंग रह गई। फिर वह गुस्से से चिल्लाई, आप ही सुरक्षा गार्ड हैं। निंग शी ने सिर हिलाया जैसे उसे अभी अभी एहसास हुआ हो। ओह माफ करना, लगता है मैं बहुत ज्यादा काम चला रही हूँ, मैंने गलतफहमी की। आप? ली यूलिंग गुस्से से चिल्ला उठी। निंग ज़ुएलुओ ने प्यार से याद दिलाया, निंग शी, यूलिंग बस अच्छी बन रही है, सभी सीटें आरक्षित हैं, तुम अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं बैठ सकती। अध्याय 622 परिणामों की प्रतीक्षा करें। अध्याय 622 परिणामों की प्रतीक्षा करें। निंग शी ने अपनी आंखें बंद कर लीं, वह इन लोगों पर एक और सेकंड बर्बाद करने से थक गई थी। ली यूलिंग ने निंग ज़ुएलुओ को खींचकर वीआईपी सीटों की ओर बढ़ा दिया। उसे भूल जाओ, क्योंकि शर्मिंदा तो वो ही होगी, हम नहीं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो ऐसी जगह आने की हिम्मत करेगी। क्या उसे पता भी है कि फैशन क्या होता है? निंग ज़ुएलुओ ने हिचकिचाते हुए कहा, शायद उसे सचमुच निमंत्रण मिला है। ली यूएली ने तुरंत आश्वस्त भाव से कहा, बिल्कुल नहीं, आज की सीटें मिलना मुश्किल है, यहाँ तक कि मेरी माँ को भी इतने लोगों से भीख मांगने के बाद ही यह मिली थी। मैं आपके साथ यहाँ लगभग नहीं आ सकती थी। लू जिंगली के साथ उसका रिश्ता बहुत अच्छा लगता है, निंग ज़ुएलुओ ने जानबूझकर कहा। ली यूलिंग का चेहरा सख्त हो गया। मुझे नहीं लगता, वरना लू जिंगली की काबिलियत देखकर वो आगे वाली वीआईपी सीट का इंतजाम जरूर कर सकता था। वो ऐसे कोने में क्यों बैठेगी? ऐसे लोग तो घिनौने होते हैं। वो तो हर जगह है, उसने उपहास करते हुए कहा। ठीक है, अब उसके बारे में बात नहीं करते। ज़ुएलुओ, जब पुरस्कार समारोह खत्म हो जाए तो सीधे रॉयल जैज होटल चलते हैं। मैंने तुम लोगों के लिए जश्न मनाने के लिए पहले ही एक कमरा बुक कर लिया है। निंग ज़ुएलुओ ने उसे गुस्से से देखा। हमें अभी भी नहीं पता कि हम पुरस्कार जीतेंगे या नहीं। तुम्हें क्यों नहीं पता? मैंने पहले ही सब जगह पूछ लिया है। इस बार शॉर्टलिस्ट किए गए कामों में तुम्हारे डिजाइन सबसे ज्यादा चर्चित हैं। सबसे बड़ा पुरस्कार तुम्हारा ही होना चाहिए। फिर वह रहस्यमयी ढंग से निंग ज़ुएलुओ के कान के पास गई और धीरे से बोली, मैंने अपनी माँ से तुम्हारे लिए पूछताछ करवाई है। इस बार गोल्डन अवार्ड डेविड का है, चिंता मत करो। ये सुनकर निंग ज़ुएलुओ की आंखें चमक उठीं, लेकिन वह फिर भी विनम्र थी। परिणाम आने के बाद बात करना बेहतर होगा। उसके इतना कहते ही डेविड भी अपनी सीट पर बैठ गया। ली यूलिंग ने तुरंत उसे चिढ़ाते हुए कहा, अरे, हमारी प्रतिभा यहाँ है। इस बार पुरस्कार जीतने के बाद बहुत से लोग तुम्हें नौकरी पर रखने की कोशिश करेंगे, है ना? ब्यूटी ली, अपनी तरफ देखो। मेरे बॉस मेरे माता पिता का पुनर्जन्म है। अगर मेरे पास आसमान में उड़ने के लिए पंख भी होते तो भी मैं बॉस को कभी नहीं छोड़ता। डेविड हमेशा से ही एक अवसरवादी रहा था और उसकी चापलूसी करने की कला अव्वल दर्जे की थी। दूसरी ओर गोंग शांगजे और सहायक निंग शी के बगल में बैठे थे। सब कुछ ठीक हो गया, हम? गोंग शांगजे ने सिर हिलाया। उसने अपना सब कुछ कर दिया था, अब वह बस नतीजों का इंतजार कर सकता था। बहुत जल्द ही मेजबान का उद्घाटन भाषण समाप्त हो गया और प्रतियोगिता आधिकारिक रूप से शुरू हो गई। टी आकार के मंच पर चमकदार रोशनी के एक दौर के बाद पहले प्रतिभागियों के डिजाइनों को मंच पर परेड किया गया। स्क्रीन पर परिचय के तौर पर एक लंबा पैराग्राफ दिखाया गया। याग्यू, 17वें चीनी फैशन गोल्डन अवार्ड्स के विजेता, चीनी फैशन डिजाइनर एसोसिएशन के सदस्य, आर्ट ऑफ फैशन काउंसिल के सदस्य, जिन्हें पहले उत्कृष्ट फैशन डिजाइनर और शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ फैशन डिजाइनर के खिताब से सम्मानित किया जा चुका है। याग्यू का विषय 12 चीनी राशि चक्र टोटेम तत्व था, जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया।
हालांकि प्रशंसा के एक छोटे से विस्फोट के बाद सभी को तुरंत महसूस हुआ कि वे बहुत परिचित लग रहे थे। उफ़, याग्यू के पास भी प्रतिभाशाली डिजाइनर नहीं है। ये तो जाहिर है डेविड की शैली है। जब से डेविड ने चीनी शैली को प्रचलन में लाया है, हर कोई चीनी तत्वों को अपनाने लगा है। ये तो बहुत ज्यादा हो गया है। मुद्दा ये है कि उन लोगों ने जानबूझकर अपने डिजाइन बनाए थे। ध्यान से देखिए तो आप पाएंगे कि वे सभी उत्कृष्ट नहीं हैं। वे डेविड के स्वाभाविक प्रवाह और सहजता को पूरी तरह से नजरअंदाज कर गए। हान मोमो ने अपने आसपास हो रही आलोचनाओं को सुनकर खुद को पसीने से तरबतर महसूस किया। नकल करने वालों का तो पहले ही ऐसा दुरुपयोग हो चुका है। डायरेक्टर गोंग के डिजाइन सामने आने तक इंतजार कीजिए। उनकी कितनी कड़ी आलोचना होगी। अध्याय 623, क्या आपके डिजाइन इतने अच्छे होने चाहिए? अध्याय 623, क्या आपके डिजाइन इतने अच्छे होने चाहिए? तीनों ने धैर्यपूर्वक अन्य प्रतिभागी डिजाइनों को देखा और जल्द ही मंच पर अपना गर्व और खुशी प्रदर्शित करने की उनकी बारी आ गई। हालांकि उन्हें ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि मंच पर अगली लड़की उनकी मॉडल नहीं थी, बल्कि किसी अन्य प्रतिभागी की मॉडल थी। क्या हो रहा है? निंगशी अविश्वास से देखने लगी। हान मोमो ने जल्दी से खड़े होकर कहा, मैं पूछने के लिए मंच के पीछे जाऊंगी। कुछ ही देर में हान मोमो आंसू बहाते हुए वापस लौटा और पैंट के बीच में बोला, आयोजकों ने कहा है कि हमें सबसे आखिर में जाने के लिए पुनर्व्यवस्थित किया गया है। जब मैंने उनसे कारण पूछा तो उन्होंने वास्तव में मुझे ये बताने का साहस किया कि सबसे आखिर में जाना और भी बेहतर होगा क्योंकि हम फाइनल में पहुंच सकते हैं। लेकिन मंच पर सबसे आखिर में आने वाले दूसरे व्यक्ति डेविड हैं। हमारा डिजाइन पहले से ही उनके जैसा ही है और अब उन्होंने जानबूझकर हमें उनके ठीक बाद रखा है। पुरस्कार जीतने की तो बात ही छोड़िए, हमारी तो आलोचना ही होगी। उन्हें जरा भी शक नहीं था कि ये हरकत शायद उस मॉडल एनजी ने ही की होगी। वो औरत इंडस्ट्री में बदतमीज और बेतुकी बातों के लिए बदनाम थी। एक गलत कदम और वो आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती थी। अंत में गोंग शांगजे ने ही उन्हें सहजता से सांत्वना दी, कोई बात नहीं। यदि मेरे डिजाइन को सचमुच साहित्यिक चोरी माना जाता है तो व्यवस्था का कोई महत्व नहीं है। प्रतियोगिता मौके पर ही अंक प्रणाली पर आधारित थी। 6 निर्णायकों ने डिजाइन को दिए गए औसत अंकों का योग किया। अब तक प्रस्तुत किए गए सभी डिजाइनों में से 5 को पहले ही 9 से ऊपर अंक मिल चुके थे। सभी के बीच मुकाबला बहुत कड़ा था और तनाव बहुत ज्यादा था। दुर्भाग्य से याग्यू ने अपने काम पर बहुत सोच विचार किया था, फिर भी उसे केवल 7 अंक ही मिले। जाहिर था कि जजों को उसका सिर्फ ट्रेंड का अनुसरण करना पसंद नहीं आया। उस क्षण कार्यक्रम स्थल पर अचानक प्रशंसा की चीखें गूंजने लगीं और कैमरों की क्लिक की आवाजें तेज हो गईं। अब डेविड की चमकने की बारी थी। यहाँ तक कि निंगशी, हान मोमो और गोंग शांगजे भी मंच पर मॉडलों को देखकर बहुत प्रभावित हुए। बेशक सबसे आकर्षक पोशाक एनजी ने पहनी थी। ये लंबी पोशाक बसंत के आगमन जैसे फूलों से सजी थी, जिसने देखने वालों को तुरंत एक ऊर्जावान एहसास दिया। आधुनिक आयामी सिलाई के साथ पुरानी कढ़ाई ने पुराने और नए के साथ साथ पूर्व और पश्चिम को भी एक साथ मिला दिया, जिससे पारंपरिक संस्कृति और आधुनिक फैशन का अद्भुत संगम सफलतापूर्वक सामने आया। ये जीवन की थीम के साथ भी पूरी तरह मेल खाता था। एनजी जैसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित मॉडल, उच्च गुणवत्ता वाले ब्रोकेड कपड़े और दुनिया के सबसे बेहतरीन रेशमों में से एक के साथ ये स्टार पीस सबसे अलग दिख रहा था और बाकी सब फीका पड़ गया। निंग कॉर्पोरेशन ने मॉडलों द्वारा पहने गए गहनों को प्रायोजित किया था और उन पर चमक इस बात को और भी उजागर कर रही थी कि यह लाइन कितनी आधुनिक थी। डेविड की पूरी लाइन को केवल एक ही शब्द में वर्णित किया जा सकता है, उत्तम। हर ड्रेस ने लोगों को उसे तुरंत खरीदने के लिए प्रेरित किया। महिला सेलिब्रिटीज और सोशलाइट्स ने अपने संपर्कों से इस सीरीज के कपड़े मंगवाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि यह गोंग शांगजे का डिजाइन था। निंगशी जानती थी कि डिजाइन की जितनी अधिक प्रशंसा की जाएगी, गोंग शांगजे को उतना ही बुरा लगेगा। जैसे ही वह उसे सांत्वना देने वाली थी, उसने उसके हाथ पर एक बड़ा और भयावह जले का निशान देखा। उसने सख्ती से पूछा, तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है? गोंग शांगजे तुरंत सिकुड़ गया। कुछ नहीं, मैं बस सावधान नहीं था। तुम तो बस टुकड़ों की जांच कर रहे थे। तुम इतनी लापरवाही से अपना हाथ कैसे जला सकते हो? मोमो, क्या हुआ? निंगशी ने मोमो को डराते हुए पूछा। मोमो कुछ खोई हुई सी लग रही थी। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, उफ, मुझे भी नहीं पता। अभी अभी डायरेक्टर गोंग ने कहा था कि उन्हें कुछ और काम निपटाना है, इसलिए मैं पहले तुम्हें ढूंढने आई हूँ। मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ। बॉस, ये वास्तव में कुछ भी नहीं है। जब वे बात कर रहे थे, डेविड का स्कोर सामने आ गया। हान मोमो ने स्कोर देखा और तुरंत निराशा से भर गया। 19.9। डायरेक्टर गोंग, क्या मैं आपकी तारीफ करूं? क्या आपके डिजाइन इतने अच्छे होने जरूरी हैं? इतने सारे डिजाइन पहले भी आ चुके हैं, लेकिन इतना ज्यादा स्कोर कभी नहीं रहा। सबसे ज्यादा स्कोर सिर्फ 9.6 था। आप तो बस बहुत ज्यादा हैं। अध्याय 624, अंतिम प्रतिभागी। अध्याय 624, अंतिम प्रतिभागी। निंगशी को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। ऐसा लग रहा था जैसे ज्यादा प्रतिभाशाली होना भी एक निराशा है। गोंग शांगजे के काम में न केवल एक ठोस विषय था, बल्कि उसमें संस्कृति की सराहना भी शामिल थी, जिसने इसे इस तरह के बड़े पुरस्कार के लिए एकदम सही बना दिया। टीम की इतनी मजबूती और बेहतरीन संसाधनों के साथ इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि जजों को ये पसंद आया।
कार्यक्रम स्थल पर तालियों की गड़गड़ाहट बढ़ती जा रही थी और आधे से ज्यादा लोगों ने बधाई के बीच खड़े होकर डेविड और निंग ज़ुएलुओ का अभिवादन किया। सभी पत्रकारों ने भी अपने कैमरे उनकी ओर घुमा दिए थे ताकि वे उस दृश्य को कैमरे में कैद कर सकें जब वह प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर चढ़ रहे थे। डेविड बहुत खुश लग रहा था जब वह खड़ा हुआ और सभी को धन्यवाद देते हुए विनम्रता से बोला, आप सभी ने मुझे बहुत सम्मान दिया है। ये पूरी टीम के प्रयासों का परिणाम है, खासकर मेरी बॉस मिस निंग ज़ुएलुओ। अगर वह न होती तो आज आप जिस डेविड को देख रहे हैं वह न होता। निंग ज़ुएलुओ मुस्कुराया, इतना विनम्र मत बनो, तुम हमारे स्टूडियो की आत्मा और मूल हो। अब जबकि डेविड ने इतना बड़ा पुरस्कार जीत लिया था तो निंग ज़ुएलुओ स्वाभाविक रूप से दयालु होगी ताकि वह उसे रोक सके और उसके प्रति वफादार रहे। जैसे ही डेविड ने अपने परिधान को पुनः व्यवस्थित किया और पुरस्कार लेने के लिए बाहर जाने को तैयार हुए, मेजबान ने अचानक घोषणा की, सभी लोग कृपया जल्दबाजी न करें, हमारे पास अभी भी एक अंतिम प्रतिभागी बचा है। क्या एक और है? क्या हो रहा है? अभी पुरस्कार बांट दो। क्या ये समय की बर्बादी नहीं है? कोई चारा नहीं है, प्रतियोगिताएं ऐसी ही होती हैं। हम बहुत अधीर हैं, चलो पूरा शो खत्म होने का इंतजार करते हैं। आखिरकार नतीजे तय हो गए हैं और मैं इस समय का इस्तेमाल बाद में इंटरव्यू के लिए विषय वस्तु तैयार करने में कर सकता हूँ। मेजबान की बात सुनते ही डेविड मंच पर कदम रखते ही रुक गया और थोड़ा असहज सा महसूस करने लगा। तभी उसे अचानक याद आया कि एमजी ने चुपके से उससे कहा था कि उसने नकलची को आखिरी जगह पर बिठाया है। ये याद आते ही उसका चेहरा फिर से सौम्य हो गया और वह फिर से बैठ गया। जब उस प्रतिभागी का काम मंच पर प्रदर्शित होता तो यह न केवल उसे बेहतर दिखाने का एक अच्छा अवसर होता, बल्कि वह इस अवसर का उपयोग उन अन्य समकी लोगों को चुप कराने के लिए भी कर सकता था जो उसके रुझानों की नकल करते रहते थे, और इस प्रकार एक ही तीर से दो निशाने साधे जा सकते थे। निंग ज़ुएलुओ भी बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं दिख रहे थे। आखिरकार पुरस्कार तो पहले ही उनकी झोली में आ चुका था। जो कुछ प्रतिभागी किसी प्रतियोगिता में शामिल हो सकते थे वे पहले ही समाप्त हो चुके थे, इसलिए जो कुछ बचा था वह उनके प्रदर्शन को और बेहतर बनाने के लिए एक छोटा सा शो था। सभी महिला हस्तियां और सोशलाइट्स निंग ज़ुएलुओ के साथ घुल मिल रही थीं, जबकि डिजाइनर डेविड को घेरे हुए थे और कैमरे पूरी तरह डेविड पर केंद्रित थे। यहाँ तक कि जज भी अपना सामान समेटकर जाने की तैयारी में लग गए थे। जब अंतिम प्रतिभागी का काम मंच पर आया तो लगभग किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। गोंग शांगजे की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, उसका बुखार और भी बढ़ गया था और उसकी सांसें फटी हुई पैंट में आने लगी थीं। उसके हाथ पर लगे जलने के निशान का भी इलाज नहीं हुआ था, शायद इसलिए कि वह अपना दर्द छुपाता रहा। निंग शी ने उसे संभाला क्योंकि वह कांप रहा था। थोड़ी देर और रुको, हम जल्दी ही घर जाएंगे। वह चाहती थी कि मोमो उसे तुरंत घर ले आए, लेकिन वह अच्छी तरह जानती थी कि वह निश्चित रूप से अंतिम परिणाम देखना चाहेगा। उसने गोंग शांगजे का भाग लेने वाला डिजाइन देखा था और उससे बहुत प्रभावित हुई थी। अगर लाइव को प्रस्तुत नहीं किया गया होता तो वह निश्चित रूप से प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता, लेकिन लाइव के उनसे पहले आने से न केवल उन्हें कोई पुरस्कार नहीं मिलता बल्कि वे बुरी तरह असफल भी हो जाते। एक जोरदार झटके के साथ जिंदगी की थीम को पूरा करने वाली चमकदार रोशनियां अचानक मंद पड़ गईं। संगीत भी एक धीमी और गहरी धुन में बदल गया जो लगभग निराशाजनक थी, जिससे सुनने वालों को असहजता महसूस हुई। अध्याय 625 पूर्ण स्कोर 10 अंक। अध्याय 625 पूर्ण स्कोर 10 अंक। प्रस्तावना के कुछ ही समय बाद संगीत अचानक तीव्र हो गया और कार्यक्रम स्थल पर अंधेरा छाने लगा। इसके बाद पहली मॉडल बाहर निकल गई। क्लासिक लाल गाउन इतना खूबसूरत और चमकदार था मानो उसने जो पहना था वह कोई पोशाक नहीं बल्कि क्षितिज पर डूबता हुआ रक्त लाल सूरज था। इसकी बारीकियां पारंपरिक कढ़ाई और बादलों की आकृति जैसे चीनी तत्वों में गोंग शांगजे की विशेषज्ञता का परिणाम थी। हालांकि यह बहुत आकर्षक था, लेकिन डेविड के पहले के शानदार डिजाइन की तुलना में यह व्यवहारिक रूप से एक दीवार का फूल था। यहाँ तक कि भीड़ को सौंदर्य शास्त्र का मूल्यांकन करने से थकान हो गई थी। वहाँ मौजूद सभी लोगों ने बस एक नजर डाली और फिर खिल्ली उड़ाई, लेकिन जब ड्रेस उजले हिस्से में आई और उसका पूरा लुक सामने आया तो सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। निंग शी भी हैरान थी, कैसे गोंग शांगजे द्वारा प्रस्तुत डिजाइन अभी भी उनके मूल डिजाइन थे। वे थे सूर्यास्त, अरोरा, चेरी ब्लॉसम, लहरें, बर्फीले जंगल और तारों भरा रात का आकाश। 6 प्रकार की पोशाकें जिनमें रंगों के रूप में प्रकृति के तत्व थे और साथ ही चीनी पारंपरिक तकनीकों का भी समावेश था। हालांकि खास बात यह थी कि हर पोशाक के जलने का स्तर अलग अलग था। जलने के निशान किसी खामी जैसे नहीं लग रहे थे, दरअसल उसमें अप्रत्याशित रूप से एक असाधारण, खास और शानदार सुंदरता थी जिसने तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। थोड़ी देर बाद आखिरकार सब होश में आए और तालियां बजाने लगे। आश्चर्यचकित फोटोग्राफरों ने अपनी पैनी कला का इस्तेमाल किया और जल्दी से अपने कैमरे मंच की ओर मोड़ दिए। ओह वाह, जलने के निशान! उस लाल ड्रेस पर जो निशान हैं वे बहुत खूबसूरत हैं। यह मुझे एक राजकुमारी जैसा एहसास देता है जो अकेली है लेकिन फिर भी खूबसूरत है। वह समुद्री नीले रंग की जलपरी वाली पोशाक भी बहुत खूबसूरत है। उसकी पूंछ लगभग जलकर राख हो गई है लेकिन वह बेहद खूबसूरत है। मुझे छोटी जलपरी राजकुमारी की कहानी याद आ गई, बहुत अनोखा। लेकिन उन्हें ये कैसे सूझा? अधिकाधिक लोग मंच की ओर देखने लगे, उनमें से प्रत्येक आश्चर्यचकित था। थोड़ी देर बाद स्क्रीन पर भाग लेने वाले कार्य का विषय चमक उठा, निर्वाण। शानदार, बहुत शानदार। जजों में से एक तुरंत भावुक होकर खड़ा हो गया। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रख लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए।
ये सचमुच एक अद्भुत विचार है। बहुत समय बाद हमने ऐसा उत्साहपूर्ण कार्य देखा है। हाँ, इस नौसिखिए में हिम्मत है। लेकिन मुझे ये पसंद है जिस तरह से इसे प्रस्तुत किया गया। उससे सभी का ध्यान इस बात पर केंद्रित था कि विषय कितना शानदार था और किसी ने भी चीनी तत्वों पर ध्यान नहीं दिया। निंग शी का दिल शब्दों से परे बह गया। कोई आश्चर्य नहीं कि गोंग शांगजे का हाथ जल गया था। उसने वास्तव में आधे महीने से अधिक की अपनी कड़ी मेहनत को व्यक्तिगत रूप से जलाने के लिए उन्हें कितने दृढ़ संकल्प की आवश्यकता थी। इसे मृत्यु के बाद जीवन देना डिजाइन के अर्थ और इसके नए विषय निर्वाण पुनर्जन्म के योग्य था। पुरस्कार समारोह के मेजबान फैशन डिजाइनर पृष्ठभूमि से थे। आखिरी डिजाइन को वे काफी देर तक देखते रहे, फिर होश में आए और उन्हें याद आया कि उन्हें एक काम करना है। उन्होंने हल्की सी खांसी की और कहा, अब देखते हैं हमारे जजों के स्कोर। एक के बाद एक जजों ने अपने स्कोरबोर्ड ऊपर उठाए। प्रथम जज 10 अंक, दूसरा जज 10 अंक, तीसरा जज 10 अंक। लगातार 5 बार 10 अंक मिले। अंत में यह अंतिम निर्णायक क्यू गुआन्यांग के पास आया, जिनकी प्रतिष्ठा एक चुनिंदा चीनी डिजाइनर के रूप में थी। इससे पहले डेविड के काम के लिए उन्होंने सबसे कम अंक दिए थे। वे पिछले 8 आयोजनों से जज थे और अपनी सख्ती के लिए मशहूर थे। उन्होंने एक बार भी पूरे अंक नहीं दिए थे। उस समय सभी की निगाहें खो गुआन्यांग के हाथ पर टिकी थीं। एक कष्टदायक प्रतीक्षा के बाद उन्होंने धीरे धीरे अपना स्कोरबोर्ड दिखाया। 10 अंक।